नमस्कार। विद्या की देवी माँ शारदा और इस स्थान की अधिष्ठात्री देवी कामना देवी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर जे.के. राय सर, जिन्होंने बहुत ही उदारतापूर्वक इस सत्र की अध्यक्षता करना स्वीकार किया। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, इसके उपाध्यक्ष प्रोफेसर शैलेंद्र राज मेहता, इसके निदेशक प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, ARO श्री प्रेमचंद जी, इस संस्थान के सभी मुख्य अधिकारी और कर्मचारीगण, इसके सचिव आदरणीय श्री मेहरचंद नेगी जी, सभी उपस्थित राष्ट्रीय अध्येता, अध्येतागण, सह-अध्येतागण, विद्वान और विदुषियों, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के किसी मंच से किसी विद्वत सभा को संबोधित करना अपने आप में सौभाग्य की बात भी है, गर्व की बात भी है और चुनौती की बात भी है। मेरा ये सौभाग्य आज इसलिए और भी बढ़ गया है कि जिन्होंने आज से लगभग 50 साल पहले मेरा हाथ पकड़ करके मुझे पहली बार क लिखवाया, वो मेरी माताजी भी आज इस सत्र में उपस्थित हैं। मैं उनकी भी चरण वंदना करते हुए अपनी बात को आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा। अपनी पहली प्रस्तुति में मैंने मुख्य रूप से ये बताने की चेष्टा की थी कि भारतीय चिति की गवेषणा का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित क्यों हुआ। चिति किसी भी राष्ट्र की विलक्षण विशिष्टताओं को कहते हैं, जिन विशिष्टताओं के कारण वो राष्ट्र जाना जाता है। तो ऐसे क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से उस चिति के बारे में हमें संभ्रम हुआ या उसके बारे में विस्मरण हुआ और उस चिति की पुनः गवेषणा करने की आवश्यकता पड़ी। और इस चिति की गवेषणा करने में विशेष रूप से कौन कौन से ऐसे विषय हैं, कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनको नए सिरे से जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है। और उस संदर्भ में मैंने विज्ञान की, इतिहास की और दूसरी विधाओं की चर्चा की थी। इसी संदर्भ में मैंने ये भी बताया कि इस चिति की पुनर्गवेषणा के प्रश्न को भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जो राजनीतिक धारा थी उसके समानांतर जो वैचारिक धारा चली उसमें किन किन लोगों ने महत्व प्रदान किया और इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया। और ऐसा करते हुए मैंने ये भी बताने की चेष्टा की थी कि इस पूरे प्रक्रम में आनंद कुमार स्वामी की क्या भूमिका थी। आनंद कुमार स्वामी कौन थे, उनका जीवन किस प्रकार का रहा और उनकी अकादमिक उपलब्धियां क्या रहीं और उनकी अकादमिक उपलब्धियों का भारतीय चिति की गवेषणा करने में क्या महत्व है, इस बात को मैंने स्थापित करने की कोशिश की थी। जैसा सर ने बताया कि आनंद कुमार स्वामी अपने आप में बहुत ही गंभीर विचारक हैं। उनकी सारी कृतियां अंग्रेजी में हैं, एक आध उनकी कृतियां फ्रेंच भाषा में भी हैं और इसलिए आनंद कुमार स्वामी को जानना, उनको समझना, उन पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सर ने उनके जिस किताब की चर्चा की वो आनंद कुमार स्वामी की सबसे परिपक्व रचना मानी जाती है। और जैसा आपने बताया कि उनकी सबसे परिपक्व रचना आपको हाथ में पहली बार पड़ी जब शायद आपने आनंद कुमार स्वामी के बारे में कुछ जाना समझा नहीं था। संयोग से आपने वो जो समीक्षा की है उसे मुझे कुछ ही दिन पहले पढ़ने का अवसर मिला और मुझे पूरा विश्वास है कि सर अगर विज्ञान के साथ साथ दर्शन के क्षेत्र में भी थोड़ा अपनी अभिरुचि बढ़ाएं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। टाइम एंड इटर्निटी पर इतनी अच्छी समीक्षा इसके पहले हिंदी में कभी देखने को नहीं मिली और हिंदी में आपने उसकी समीक्षा की है एक विज्ञान का अध्येता होने के बावजूद। ये अपने आप में बहुत ही प्रशस्तिकारक है। इस बार मैंने जो काम पिछले 1 वर्ष में किया है और जिसे मैं कुछ समय के बाद प्रस्तुत करूंगा, उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके पहले मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, खासकर जो नए फेलोज आए हुए हैं या नए जो सह अध्येता हैं, कि आनंद कुमार स्वामी के ऊपर काम करने का कारण क्या था।
क्योंकि ये जो भारतीय चिति का प्रश्न है ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ये कोई अल्पकालिक प्रश्न नहीं है, ये केवल प्रासंगिक प्रश्न भी नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक चिर प्रासंगिक प्रश्न है, एक शाश्वत महत्व का प्रश्न है, एक पेरेनियल सिग्निफिकेंस का सवाल है। और इसलिए मैंने आनंद कुमार स्वामी के ऊपर ये काम करने की कोशिश की। मुझसे मेरे कई मित्र पूछा करते हैं कि भाई मैं भी शिमला चलना चाहता हूँ, किस विषय पर काम करूँ। बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है, कुछ शिमला जाने के लिए कोई टॉपिक खोज रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई अगर आपको किसी ऐसे विषय पर काम करना है जिसके लिए आपका शिमला जाना आवश्यक है, तब आप शिमला के बारे में सोचिए। तो आनंद कुमार स्वामी एक ऐसे विचारक हैं जिनको राष्ट्र के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में शोध के विषय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी महत्ता बहुमुखी है, बहुत विस्तृत है, बहुत गहन है, और जैसे मैंने बताया कि अपने आप में वो पेरेनियल सिग्निफिकेंस के विषय हैं। आजकल जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिनको हम लोग कभी राष्ट्रबोध का प्रश्न, कभी इतिहास बोध का प्रश्न, कभी स्वदेशी का प्रश्न कहते हैं, कभी शिक्षा की भारतीय दृष्टि का प्रश्न कहते हैं, और जिसे आजकल हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं, इन सभी को हम लोग एक प्रकार से समानार्थी मान सकते हैं। और इन सारे प्रश्नों को आज से 100 साल से अधिक पहले आनंद कुमार स्वामी ने न केवल स्पर्श किया, बल्कि उसको जितना विस्तार और जितनी गहनता दे सकते थे उन्होंने उसे देने की कोशिश की। इसलिए इस विषय पर मैंने काम करना आरंभ किया। जो इस विषय की एक और उपादेयता है वो ये है कि आजकल उपनिवेशीकरण पर या डीकोलोनाइजेशन पर बहुत बात होती है। काफ़ी दूर तक हम लोग इसमें आगे भी बढ़ गए हैं कि किस तरीके से हमको कॉलोनाइज किया गया, लैंग्वेज के माध्यम से, वर्नाकुलर्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, और उसकी काफ़ी कुछ तहकीकात हम लोग करने लगे हैं। तमाम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी हमारे पास उसके लिए है। दूसरे भी अनेक प्रकार से लोग इन विषयों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात मिसिंग है, और वो बात आप लोगों ने पिछली हमारी सेमिनार में भी देखी होगी, कि डीकोलोनाइजेशन हमारा किससे हुआ और डीकोलोनाइजेशन हमारा किससे हुआ और डीकोलोनाइजेशन के बाद हम दोबारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस पर अभी कोई बात नहीं हो पा रही है। और उस संकोच के बड़े गहरे कारण हैं, उसके विस्तार में हम लोग आगे चल करके जाएंगे। तो ये वो कुछ मूल स्थापनाएं और कारण थे जिसकी वजह से मैंने आनंद कुमार स्वामी से संबंधित विषय पर काम करना आरंभ किया। मेरी मुख्य चिंता आनंद कुमार स्वामी नहीं है, मेरी मुख्य चिंता भारतीय चिति है। वो जो भारतीय चिति उपनिवेशवादी प्रभाव के कारण से लुप्त हुई, या उसके बारे में हम भ्रम के शिकार हुए, या वो विस्मृत हुई, उसको दोबारा से हम लोग कैसे रिकॉल करें, या उसके स्वरूप को हम लोग कैसे ठीक प्रकार समझें, ये मेरी मुख्य चिंता है। और इस काम को सबसे विस्तार के साथ और सबसे गहराई के साथ करने वाले अगर कोई विचारक हैं तो आनंद कुमार स्वामी। इसलिए मैंने आनंद कुमार स्वामी को भारतीय चिति की गवेषणा के एक उपकरण के तौर पर स्वीकार किया। अगर किसी अन्य भारतीय विचारक की आप बात करें तो ऐसे बहुत सारे विचारक हैं जिनकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जो इस प्रश्न को उद्दीपित करते हैं। लेकिन व्यवस्थित तरीके से जैसे आनंद कुमार स्वामी ने काम किया, उस तरीके से पूरी भारतीय परंपरा में केवल एक विचारक हैं जिन्होंने इन प्रश्नों पर बहुत विस्तार के साथ और बहुत गहनता के साथ विचार किया, और वो श्री अरविंद हैं। श्री अरविंद के अतिरिक्त ऐसा कोई विचारक नहीं है जिसने इस विषय पर बहुत विस्तार के साथ, बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत तीक्ष्ण प्रज्ञा के साथ और इतनी बड़ी रेंज के साथ विचार किया। श्री अरविंद बहुत सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस के भी जानकार थे, वो ग्रीक भी, लैटिन भी जानते थे, वो संस्कृत और अंग्रेजी के तो आचार्य थे ही। उन्होंने हेराक्लाइटस से लिखना शुरू किया। जो प्री प्लेटोनिक ग्रीक ट्रेडिशन है उसमें हेराक्लाइटस हैं, पार्मेनाइडिस हैं, पाइथागोरस हैं, इन विचारकों से उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाश्चात्य परंपरा है, उस पाश्चात्य परंपरा का कितना सुदीर्घ ज्ञान और अनुभव श्री अरविंद को प्राप्त है। और वहां से लेकर के जब वो अपनी रेनेसा इन इंडिया लिखते हैं, और बाद में उसी के एक अंश या उसके रूपांतर के रूप में उनकी पुस्तक द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर प्रकाशित होती है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी निरंतरता उनके ज्ञान में है और कितना विशद और कितना विलक्षण वांग्मय श्री अरविंद का है। तो श्री अरविंद के अतिरिक्त और किसी भी व्यक्ति ने इस पर काम नहीं किया। चूंकि हम लोग श्री अरविंद को काफ़ी जानते हैं, उनका लिटरेचर उपलब्ध है, पांडिचेरी आश्रम ने उनके साहित्य को व्यवस्थित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर 100 साल पूरे होने पर उन्होंने एक नए तरीके से बहुत ही अच्छे गेटअप में उनके सारे वर्क्स को प्रकाशित किया। लेकिन आनंद कुमार स्वामी को हम लोग कम जानते हैं, इसलिए श्री अरविंद की अपेक्षा मैंने आनंद कुमार स्वामी के माध्यम से भारतीय चिति की गवेषणा करने की एक छोटी सी कोशिश अपनी सामर्थ्य के हिसाब से की है।
श्री अरविंद के साथ भी दिक्कत यह है कि श्री अरविंद का नाम हम लोग बहुत लेते हैं, लेकिन श्री अरविंद को पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। और जिन लोगों ने श्री अरविंद को पढ़ा है उन लोगों की पहली शिकायत ये होती है कि भाई श्री अरविंद समझ में नहीं आते हैं। अगर उनकी एक दो लाइनें समझ में आएँ और जैसे ही हम लोग उनकी तीसरी और चौथी लाइन पर पहुंचते हैं तो फिर पहली और दूसरी लाइन की सिग्निफिकेंस और उसका अर्थ और महत्व हम भूल जाते हैं। तो श्री अरविंद के साथ जुड़ना अपने आप में एक बड़ी साधना का विषय है, क्योंकि स्वयं वो साधक हैं। इसलिए श्री अरविंद को भी हम लोगों को आनंद कुमार स्वामी के साथ साथ ही देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो मेरी अध्याय संरचना है वो इस प्रकार से है कि भारतीय चिति के अभिलक्षण और उसका स्वरूप क्या है, ये पहला अध्याय होगा। क्योंकि जब तक हम उसके अभिलक्षण और स्वरूप को नहीं जानते तब तक हम इस बात को ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे हमसे विस्मृत हुई या कैसे उसके बारे में हमारी कोई विकृत समझ बनी। इसलिए पहले ही उसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। फिर वो जो भारतीय पुनर्जागरण का काल है, जिसकी बहुत ही संतुलित और सार्थक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिस पर शायद वैचारिक रूप से बहुत काम नहीं हुआ, उस भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय चिति को कैसे प्रभावित किया, ये दूसरा अध्याय होगा। तीसरे अध्याय में भारतीय पुनर्जागरण की जो प्रेरणाएं हैं वो प्रेरणाएं वही हैं जिनको समाज विज्ञानों की भाषा में आधुनिकता कहा जाता है। तो वो जो आधुनिकता के प्रमुख लक्षण क्या हैं और वो प्रमुख लक्षण भारतीय पुनर्जागरण की जो धाराएं हैं उन धाराओं को कैसे सैद्धांतिक स्वरूप देती हैं, इनका विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। भारतीय पुनर्जागरण और आधुनिकता। फिर चौथे चैप्टर में आनंद कुमार स्वामी का आगमन होता है, भारतीय विचार व्योम में आनंद कुमार स्वामी। फिर उनका कैसे आगमन होता है, क्या उनका जीवन दर्शन है, क्या उनकी रचनाएं हैं, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, लोगों ने उनके बारे में क्या क्या कहा है, इन बातों को हम लोग चौथे चैप्टर में लेंगे। पांचवें चैप्टर में आनंद कुमार स्वामी का तत्वबोध क्या है, उनकी मेटाफिजिक्स क्या है, आनंद कुमार स्वामी की कला दृष्टि क्या है, ये अगले अध्याय में, छठे अध्याय में। सातवें अध्याय में आनंद कुमार स्वामी के समाजार्थिक और राजनीतिक विचार क्या हैं, ये चीजें ली जाएंगी। और आनंद कुमार स्वामी की तत्व दृष्टि, उनकी कला दृष्टि और उनकी समाजार्थिक और राजनीतिक वैचारिकी में एक गहन अंतर संबंध और एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी दिखाई देती है, एक सूत्रता दिखाई देती है। वो एक सूत्रता क्या है उसको हम लोग फिर अगले अध्याय में समालोचना या उनका जो महत्व का अध्याय होगा उसमें लेने की चेष्टा करेंगे। ये हमारी अध्याय संरचना है। अभी मैंने जो मोटा मोटा कार्य किया है वो 3 अध्यायों पर किया है और उन 3 अध्यायों की सामग्री ही लगभग 250 पौने 300 पेज के आसपास पहुंच रही है। तभी मैं हेमराज जी से पूछ रहा था कि कितनी लंबी हम लोगों की ये सामग्री हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि 500 पेज स्टैंडर्ड है, लेकिन आप इसको बढ़ा करके 600 पेज तक भी कर सकते हैं। एक अध्येता ने इसको 2 भाग में भी प्रकाशित कराने की चेष्टा की, लेकिन उनको संस्थान ने कहा कि 2 भाग में नहीं, इसको आप एक ही भाग में रखिए। इसलिए ये 500 साढ़े 500 पेज के आसपास मैं इसको रखने की कोशिश करूंगा। जो मैं अपने कार्य का विवरण आपको देने जा रहा हूं उसमें बहुत सारे ऐसे उद्धरण भी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा जिसको मैंने अपने काम में समाहित किया है। उनको मैं यथावत आपके सामने पढ़ दूंगा, क्योंकि उनकी अलग से व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जिन बड़े लोगों के उद्धरण हैं उनकी आसानी से व्याख्या हो भी नहीं सकती। उन्होंने जिस कलात्मक या जिस प्रकार के शब्द सौष्ठव के साथ, जिस प्रकार की वाक्य रचना के साथ, जिस प्रकार की प्रांजलता के साथ अपनी बात को कहा है उसको हम लोग अपने से नहीं कह सकते, इसलिए मैं उसको आपके सामने यथावत रखने की चेष्टा करूंगा। सबसे पहला जो विषय है वो भारतीय चिति से संबंधित है और इसके बारे में कुछ जो सामान्य स्थापनाएं हैं वो ये हैं कि भारतवर्ष जो है वो आधुनिकता की तुलना में दुनिया की प्रत्येक परंपरा में एक स्वरूपात्मक सहधर्मिता है। जितनी परंपराएं हैं, वो चाहे ग्रीको रोमन ट्रेडिशन हो, वो चाहे मिडवल क्रिश्चियन ट्रेडिशन हो, वो चाहे क्लासिकल अरबिक ट्रेडिशन हो, वो चाहे चाइनीज ट्रेडिशन हो और चाहे इंडियन ट्रेडिशन हो, दुनिया की प्रत्येक परंपरा में जेन्युइनली, जिसको परंपरा या ट्रेडिशन हम कहते हैं, उसमें एक स्वरूपात्मक सहधर्मिता दिखाई देती है और भारतवर्ष की परंपरा को भी हम उसी में शामिल कर सकते हैं। यानी आधुनिकता वो ऐसी पहली चीज है जिसने इस स्वरूपात्मक सहधर्मिता को, इस होमोलोगसनेस को पहली बार भंग किया या पहली बार उसमें उसने अवरोध उत्पन्न किया। भारतवर्ष की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों ने बहुत अनादिकाल से लोगों को बहुत शांत और गंभीर बना रखा है। ये कोई अनायास नहीं है कि भारतवर्ष के लोगों ने दर्शन, जीवन और जगत के गहन प्रश्नों पर विचार किया है। ये यहाँ की जो भौगोलिक तासीर है, उस भौगोलिक तासीर ने ही लोगों को इस प्रकार का बना रखा है। इसी तरीके से जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, उन प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनको जानने, समझने और उनकी साधना करने के लिए भारतवर्ष एक स्वाभाविक क्षेत्र है। ये भारतवर्ष की अप्रतिम विशेषता है, इसको आप दुनिया में और जगह लागू नहीं कर सकते। भारतीय सभ्यता सनातन संस्कृति का एक लोक विग्रह है
जिसे हम लोग सनातन संस्कृति कहते हैं, उसका एक तरीके से लोक विग्रह है, उसका एक प्रकार से पर्सोनिफाइड फॉर्म है, जिसको हम लोग भारतीय सभ्यता और परंपरा कहते हैं। एकता मूलक वैविध्य इसके स्वभाव में है। हम लोग कई बार ये बात कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बल्कि कहना ये चाहिए कि डाइवर्सिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिटी। इसमें एक सूत्रता है, एकात्मता है, और उस एकात्मता से उद्भूत अनेकता है, और इसीलिए वो जो अनेकता, जो एकता से उद्भूत है, उसकी स्वीकृति भारतीय परंपरा में है। इस पूरे प्रकल्प को जानने के लिए भारतवर्ष में 9 प्रकार के दर्शन हैं, आप लोग जानते हैं। 6 प्रकार के वैदिक दर्शन, जिसको हम लोग मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, योग और वेदांत कहते हैं। 2 हमारे यहाँ जो बौद्ध और जैन दर्शन हैं, जिनको श्रमणिक परंपरा का माना जाता है, और फिर लोकायत। मोटे तौर से जो भारतीय दर्शन की परंपरा है वो ये है। इन सारे वांग्मय को जानने के लिए 9 प्रकार के रस, क्योंकि हमारे यहाँ सारी जो वांग्मय परंपरा है वो काव्य मूलक है, और इसलिए उसको जानने के लिए 9 प्रकार के रस या भाव हमारे यहाँ हैं, जिसको भी हम लोग जानते हैं। शांत, करुण, वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, रौद्र, अद्भुत, हास्य और विभत्स। ये हम लोगों को अपने पूरे वांग्मय परंपरा में दिखाई देते हैं। एक ऐसा वातावरण भारतवर्ष में मिला है जिसमें प्रत्येक प्रकार की ऋतु होती है, और इसीलिए प्रत्येक प्रकार की ऋतु, प्रत्येक प्रकार की जलवायु और प्रत्येक प्रकार का लैंडस्केप आपको भारतवर्ष में दिखाई देगा। ये भी भारतवर्ष की अप्रतिम विशेषता है। इसने हमको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुमुखी तरीके से विचार करने के लिए प्रेरित किया है। इस ऋतु चक्र के परिवर्तन के साथ भारत अपने आप में एक रंग बिरंगी सभ्यता है। जो 7 रंग जिसको कहा जाता है, वो 7 रंग आपको भारतवर्ष में अपनी अपनी प्रेरणा और अपनी अपनी उद्भासिता के साथ दिखाई देते हैं। इसी तरीके से भारतवर्ष का जो सामाजिक जीवन है, उसमें 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 3 ऋण और 16 संस्कार की व्यवस्था है। इसको भी आप लोग विस्तार से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वैकल्पिक मार्ग भी जीवन में हैं। उनके लिए जो श्रमण परंपरा के या प्राकृतिक अनुभववादी मार्ग से चलने वाले लोग हैं, उनके लिए भी भारतीय परंपरा में पर्याप्त स्थान है। आचार्यों ने कहा है कि 4 प्रकार की समानांतर पद्धतियां भारतवर्ष में फलती और फूलती रही हैं। संप्रदायों और पंथों की धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक पद्धति, जातियों की सामाजिक पद्धति, और इसके ऊपर इस समय बहुत अच्छा अध्ययन आदिलाबाद तेलंगाना के रविंद्र शर्मा गुरु जी थे। उनकी जो प्रेरणा से जो उन्होंने वहाँ पर कला आश्रम स्थापित किया, उसके माध्यम से जातियों की ये जो परंपरा है, और उस जातियों की परंपरा का अपने पूरे जीवन को सांगोपांग तरीके से देखने का जो विधान है, उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और उस काम को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स प्रकाशित भी कर रहा है भारत गाथा के रूप में। तो उसके 2 अंकों का प्रकाशन हो चुका है। इसलिए अब वो जो जातियों की व्यवस्था है और जातियों के साथ जुड़ा हुआ जो उनका स्वाभिमान युक्त रोजगार है, उसको अलग दृष्टि से भी देखा जा रहा है एकेडमिक सर्किल में। इसके साथ साथ कुटुंबों की, परिवारों की एक नातेदारी की पद्धति रही है, और राज्यों की अपनी एक राजनीतिक पद्धति रही है। तो ये संप्रदायों और पंथों की पद्धति, जातियों की पद्धति, कुटुंबों की पद्धति और राज्यों की पद्धति, ये 4 प्रकार की पद्धतियां भारतवर्ष में सदैव से विद्यमान रही हैं। भारतवर्ष में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि एकात्मता की तुलना में यहाँ पर तादात्म्य पर अधिक बल है। तादात्म्य, कॉन्सिलिएशन, हार्मनी, इस पर अधिक बल है, बजाय इसके कि हम लोग केवल एकात्मता के ऊपर बल दें। इसी तरीके से कई स्तरों पर आपको लोग मिलेंगे जो सतत अध्ययन में लगे हुए हैं, कुछ मनन में लगे हुए हैं, कुछ चिंतन में लगे हुए हैं, कुछ अभ्यास भी कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग जिनको कहा जाता है। बहुत सारे अनुभूति के स्तर पर हैं, बहुत सारे साधना के स्तर पर हैं, बहुत सारे भक्ति के स्तर पर हैं, और बहुत सारे यज्ञ के स्तर पर हैं। तो ये हर प्रकार की विविधता, हर प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों के लिए भारतवर्ष में उपलब्ध है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसी तरीके से, इसी कारण से आनंद कुमार स्वामी ने इस बात को कहा है कि भारतीय परंपरा की जितनी संरचनाएं हैं, उनके पीछे दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव, तत्व ज्ञान यानी मेटाफिजिक्स, और उद्देश्य यानी टेलियोलॉजी, ये सभी समान धर्मी हैं, होमोलोगस है। ये जितनी परंपराएं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने जीवन जीने के मार्ग हैं, जिनके बीच में हम तादात्म्यता की खोज करते हैं, उन सभी के का जो दृष्टिकोण है, उन सभी के पीछे जो तत्वबोध है और उन सभी का जो उद्देश्य है, वो समान धर्मीय होमोलोगस रहा है। ये आनंद कुमार स्वामी का वक्तव्य है। इस पूरी बात को हम लोग ऋषि और कृषि की धारणा से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत अपने आप में एक ऋषि और कृषि प्रधान सभ्यता है। यहाँ पर ऋषि का तात्पर्य जो है वो ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान प्रबंध से है, और इसमें हमारे यहाँ जो आत्मबोध और वांग्मय परंपरा आती है वो सम्मिलित हो जाता है। और दूसरी जो हमारी ये कृषि की परंपरा है,
वो कृषि की परंपरा भी इसी ऋषि की परंपरा यानी एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान प्रबंध से संबंधित है, और वो हमारी सृष्टि मीमांसा या हमारे सृष्टि प्रबंध का द्योतक है। और इसमें हम लोग अपनी समाज और अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। हम लोग पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि सभ्यताओं में ऊपरी संरचना में एक जैसी एक रूपता दिखाई देने के बाद भी उनका जो विशेष महत्व है वो उनके कोर में, उनके केंद्र में निहित होता है। और भारत मुख्यतः जो है वो आत्मबोध प्रधान सभ्यता है। उसको हम लोग मोक्ष प्रधान कह लें, कैवल्य प्रधान कह लें, मुक्ति प्रधान कह लें, निर्वाण प्रधान कह लें, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक आत्मबोध प्रधान सभ्यता है। और ये आत्मबोध का प्रश्न भारतीयों के प्रत्येक कार्य व्यापार में, उनके सारे निर्णय में एक अवान्तर कथा की तरह से, एक बैकग्राउंड स्टोरी जैसे फिल्मों में चलती है उसकी तरीके से विद्यमान रहता है। और इसी आत्मबोध के प्रश्न को वांग्मय परंपरा में सुस्थिर करने के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही सिस्टमेटिक मेटाफिजिक्स, एक बहुत ही व्यवस्थित तत्वशास्त्र की व्यवस्था है। उसी तत्वशास्त्र के माध्यम से आगे रीत की परंपरा और धर्म की परंपरा बनती है। उसी धर्म परंपरा का सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ संस्कृति है, और उसी रीत परंपरा या धर्म परंपरा का हार्डवेयर हमारे यहाँ सभ्यता है। भारतवर्ष में सभ्यता और संस्कृति को धर्म के बाहर नहीं बल्कि धर्म से उद्भूत माना गया है। यह भारतीय चित्त की विशेषता है। इस पूरे वांग्मय को आधार देने के लिए या इस पूरी प्रक्रिया को आधार देने के लिए हमारे यहाँ एक वैदिक वांग्मय है। वेदों को सामान्यतः हम लोग त्रयी कह देते हैं या 4 वेद मान लेते हैं कि मुख्य 3 वेद हैं, चौथा अथर्ववेद उन्हीं से निकला हुआ है, इसलिए उसको त्रयी कहते हैं। उसमें उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं, उसमें उनकी संहिताएं भी हैं और उनके उपनिषद भी हैं। ये सभी जो वैदिक वांग्मय सब उसमें समाहित हैं। इस पूरे वैदिक वांग्मय की योग्यता प्राप्त करने के लिए, तदनुरूप जीवन जीने के लिए हमारे यहाँ स्मृतियों की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान साधना और जीवन साधना इन दोनों के बीच में अंतरंग रिश्ता माना गया है। आप बहुत फैशनेबल लाइफ लीड करते हुए आप वैदिक वांग्मय की ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको तदनुरूप ही जीवन जीना पड़ेगा। ये बहुत स्पेसिफिक है भारतीय परंपरा के बारे में। ये जो स्मृतियों की व्यवस्था है, इसके बाद इस पूरे वांग्मय, इस पूरी ज्ञान परंपरा को जन जन में प्रसारित करने के लिए हमारे यहाँ पुराणों की व्यवस्था है। और बहुत सारे पुराण हैं, मुख्य रूप से 18 पुराण मुख्य माने गए हैं। इस पूरी ज्ञान परंपरा को ही और आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, कालिदास इत्यादि हैं। इनके जो अन्यान्य विषय हैं, चाहे वो ध्वनि शास्त्र का विषय हो, आयुर्वेद का विषय हो, अर्थशास्त्र का विषय हो, व्याकरण का विषय हो, इन सारे विषयों को आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे भारवी हैं, भवभूति हैं, आगे आप देखेंगे उसमें कैयट हैं, मम्मट हैं, उसमें आपको आनंदवर्धन मिलेंगे, उसमें आपको अभिनव गुप्त मिलेंगे, और ये कौटिल्य से आगे पूरी परंपरा चलती रहती है। ये हमारे यहाँ वो वांग्मय की परंपरा है। और इस पूरी वांग्मय परंपरा को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए उस समाज की रचना है जिस समाज के अवयवों की अभी हमने आपके सामने चर्चा की। ये जो समाज के अवयव हैं, चाहे वो वर्ण का प्रश्न हो, चाहे वो पुरुषार्थ का प्रश्न हो, चाहे वो ऋण का प्रश्न हो, चाहे वो आश्रम का प्रश्न हो, ये केवल सामाजिक राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं हैं, बावजूद इसके कि ये हमारी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के लक्षण हैं, बल्कि जो इनका आधार है वो ऑन्टोलॉजिकल है। वो आधार मूलतः जो है वो एसेंशियल रियलिटी है, वो उसकी तात्विक वास्तविकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी की तात्विक विशेषता है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानता। उसी तरीके से ये जो विधान है, ये विधान जो कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर है, उस कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर के साथ हमारा किस तरीके से तारतम्य हो, कैसे हमारा सामंजस्य हो, कैसे उसके साथ हम कॉन्सिलियंस और हार्मनी में रहें, उसके लिए ये एक तात्विक विधान है, ये ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है। इस महत्व को हमको देखना चाहिए। इसके बाद ये जो हमारी सृष्टि मीमांसा है, जिसके लिए ये समाज इत्यादि का प्रश्न है, आचार्यों ने कहा कि समाज के बारे में भी हमारी 10 प्रकार की आइडेंटिटी या 10 प्रकार के उसके भाग हैं। उन्होंने कहा कि कुल है, गोत्र है, वर्ण है, विद्यावंश या गुरुकुल हैं, संप्रदाय हैं, ग्राम हैं, आश्रम हैं, श्रेणियां हैं, शिष्ट या विद्वत परिषदें हैं और पंचायतें हैं। ये सभी हमारे आरंभिक जीवन को रेगुलेट करती हैं। और भारतवर्ष में इन सभी के साथ अपने संबंधों का होना, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, परम सत्ता के साथ एकाकार होना, उसमें बाधक नहीं माना गया है, बल्कि दे हैव बीन कंसिडर्ड एज हेजेस टू शो द वे। ये वस्तुतः आगे बढ़ने के लिए हमारे मार्ग प्रदर्शक मानी गई हैं। और इसीलिए इन सारी चीज़ों के साथ हमारी जो तादात्म्यता है या जो हमारी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के होने के बावजूद भी भारतवर्ष में आइडेंटिटी को लेकर के किसी प्रकार का कोई उपद्रव देखने में नहीं आता।
जो ये मॉडर्न आइडेंटिटी क्राइसिस ने पैदा की है। ये महत्व की बात है। इसी बात को दूसरे तरीके से हमारे यहाँ शास्त्रों में गो ब्राह्मण हिताय के नाम से कहा गया है, जहाँ पर गो ब्राह्मण हिताय का मतलब यह है कि ये जो हमारी ज्ञान परंपरा और जो ये हमारी सृष्टि परंपरा है, या ये जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है, या उसके सापेक्ष हमारी ये जो कॉस्मोलॉजी है, इस पूरे की रक्षा करने के लिए हमारे यहाँ जो तीसरी विद्या है वो राजनीति विद्या है। और इसलिए राजनीति विद्या का काम इस पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की रक्षा करना है। आर्थिक जीवन में जितने प्रकार की कलाएं हैं वो सभी कलाएं सम्मिलित हैं। इसलिए वो कलाएं हमारे यहाँ जो आत्म उन्नयनकारी, आत्म पूर्णताकारी और आत्म परिष्कारकारी भी मानी गई हैं। इस बात को मैं अपनी पहली प्रस्तुति में भी कह चुका हूँ। जितनी भी कलाएं हैं, और इसीलिए भारतवर्ष में आप देखिए ललित कला और व्यवहारिक कला के बीच में कोई भेद नहीं किया गया। आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि भारतवर्ष में कलाकार कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रकार का कलाकार है। आर्टिस्ट इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ मैन, बट एवरी मैन और पर्सन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिस्ट। तो कला का हमारे यहाँ जीवन के साथ गहरा संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है। कला को हम जीवन से अलग नहीं कर सकते। ये आधुनिकता है जिसने कला के साथ हमारा संबंध जो है वो विच्छिन्न किया है, उसमें एक बड़ी उसने दरार डाली है, और उसकी जो परिणति है वो हम अपने आर्थिक जीवन के अस्त व्यस्त होने के रूप में देख सकते हैं। तो इस पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को, इसके ऊपर श्री अरविंद ने पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा है कि कलाओं में स्थापत्य कला का क्या महत्व है, उसमें जो चित्रकलाएं हैं उनका क्या महत्व है, उसमें कला कौशल का क्या महत्व है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही विस्तार से अपनी किताब फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में एक पूरा का पूरा चैप्टर और 4 सब चैप्टर लिखे हुए हैं। तो कला का हमारे यहाँ ये महत्व है। इन पूरे प्रकल्प की रक्षा करना हमारे यहाँ ये राजनीति का महत्व है, और इसीलिए माना गया कि जो समाज की इकाइयाँ हैं जिनसे हमारा सामाजिक आर्थिक जीवन संचालित होता है, ये सभी ठीक से अपना काम करें, और इनमें बाधा उत्पन्न करने वाली जो शक्तियाँ हैं उनके लिए राज्य कंटक शोधक का काम करें। राजनीतिक विद्वानों ने कहा है कि जो द ड्यूटी ऑफ पॉलिटिशियन इज टू बिकम हर्डल ऑफ हर्डल्स और ऑब्स्टिकल ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बाधाओं की बाधा बनना, इसको कंटक शोधन कहा गया। वो चाहे आंतरिक उपद्रव हो और चाहे कोई बाह्य आक्रमण है, उससे इस पूरी व्यवस्था की रक्षा करना यह राजनीति का दायित्व है। और इसीलिए राजनीति भारत में अपने आप में कोई स्वतंत्र विधा नहीं मानी गई। भारतवर्ष में राजनीति की उपकरणात्मक वैल्यू है, उसकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। ये राजनीति का भारतवर्ष में महत्व है। ये पूरी भारतीय राजनीति की परंपरा हमको मनुस्मृति के माध्यम से, भीष्म के जो विचार हैं शांति पर्व में उसके माध्यम से, कौटिल्य के जो विचार हैं अर्थशास्त्र में उसके माध्यम से, शुक्र की शुक्र नीति, विदुर की विदुर नीति, कामंदक का नीति सार और सोमदेव सूरी का जो नीति वाक्यामृत है उसके माध्यम से प्राप्त होती रही हैं। ये चीज़ें 17वीं 18वीं शताब्दी तक हमको देखने में आती हैं। जो राजनीतिक निबंधकार हैं उसमें 12वीं सदी में लक्ष्मीधर का कृत्य कल्पतरु है, 13वीं सदी में देवण भट्ट की स्मृति चंद्रिका है, 14वीं सदी में आप देखेंगे चंडेश्वर का निबंध रत्नाकर है, इसके बाद 17वीं सदी में आप देखेंगे मित्र मिश्र का वीर मित्रोदय और अनंत देव का राजधर्म कौतुभ। ये सारी रचनाएं आप देखिए सृष्टि के आरंभ से लेकर के और अभी 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारतवर्ष के वांग्मय में व्याप्त हैं। और इन सारे प्रश्नों पर जो राजनीति के प्रश्न हैं, अभी कल परसों किसी ने हमसे चर्चा की थी, निवेदिता जी ने किसी संदर्भ में चर्चा की थी, तो उनको हमने ये बताया कि पूरा जो राजनीतिक विधान है उसमें सृष्टि का विज्ञान क्या है, सप्तांग क्या है, यानी स्वामी, अमात्य, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र, या राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं, चतुष्विद्याएं क्या हैं राजदंड को निर्धारित करने में, यानी त्रयी, वार्ता, अन्वीक्षिकी और दंड नीति, षडगुण कौन कौन से हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और संश्रय। आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल रिलेशंस को तय करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यही 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई 7वां इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मंडल का सिद्धांत क्या है, कैसे हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करेंगे, अरि के रूप में, मित्र के रूप में, तटस्थ के रूप में, उदासीन के रूप में और विजिगीषु के रूप में। हमारी कर प्रणाली कैसी होगी, गुप्तचर प्रणाली कैसी होगी, दुर्ग स्थापत्य कैसा होगा, युद्ध संचालन की नीति क्या होगी, पुरुष, स्त्री, समाज, राजा और प्रजा के अंतर संबंध क्या होंगे, सबका विवरण आप अर्थशास्त्र में देखेंगे। इसके अतिरिक्त इनका विवरण स्वतंत्र रूप से नहीं किया गया, बल्कि वो जो हमारे यहाँ षडशास्त्र हैं और उन षडशास्त्रों को जानने के लिए जो षटांग हैं, व्याकरण, छंद, कल्प, ज्योतिष, नृत्य और शिक्षा, इनके माध्यम से की गई। काशी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सुमंगला टीका के एक बड़े आचार्य हुए हैं दातार शास्त्री, वो पंडित राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ के विद्यार्थी हैं, हमारे मुनीष जी इस बात को जानते होंगे। दातार जी बता रहे थे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की समीक्षा करते समय एक श्लोक लग नहीं रहा था,
ये जो संस्कृत वाले लोग होते हैं वो गणित की भाषा में बात करते हैं, वो इतना प्रिसाइज है। वो कहें कि एक वो श्लोक लग नहीं रहा था, जैसे एक सवाल लग नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने गुरुजी से पूछा कि कैसे लगेगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं लगेगा, इसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अब उस एक श्लोक का अध्ययन करने के लिए वो कह रहे थे कि फिर गुरुजी ने हम लोगों को 2 वर्ष ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया, तब जाकर के वो जो श्लोक है उसकी सिग्निफिकेंस समझ में आई। दातार शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो नीति का जो पक्ष है उसको स्पष्ट करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लिया है, और रामचरितमानस की उन्होंने पूरी व्याख्या नीति के सिद्धांत के आधार पर की है। ये उनकी महती विशेषता है। संयोग से उनके 2-3 बार दर्शन करने का और अपने हाथ से उनके मस्तक में तेल मालिश करने का और उनके पैर दबाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरे घर में भी उनका आगमन हुआ है और मैं समझता हूँ कि मेरे अभी तक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। तो ऐसे आचार्यों को मैंने देखा, उनकी दिनचर्या के बारे में मैंने अपनी पत्रिका में लिखा है कि वो किस प्रकार के आचार्य थे। आप कल्पना नहीं कर सकते उनकी दिनचर्या के बारे में। इसीलिए मैंने कहा कि जो शास्त्रीय वांग्मय है उसका बोध प्राप्त करने के लिए तदनुरूप आपका जीवन भी होना चाहिए। वो आराम चेयर पर सिगार पीते हुए वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। सबसे अविश्वसनीय लोग हैं ये जो तथाकथित मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें अपवाद स्वरूप ही कुछ लोग हैं जिनकी प्रज्ञा बहुत जागृत है और वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो इसलिए इन सारी विद्याओं का उपयोग वहाँ पर होता है। बावजूद इसके कि राजनीति अपने आप में कोई स्वतंत्र विधा नहीं है, इसको सभी धर्मों का सार भी माना गया है, विश्व का सर्वोपरि अवलंब भी माना गया है, राजा को अपने युग का प्रवर्तक भी कहा गया है, और देश में यदि स्वर्ण युग है या अंध युग है तो इसका कारण जो है राजा और राजधर्म ही होता है। राजा कालस्य कारणम। अगर कोई बहुत ज़्यादा सृष्टि में उत्पात हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि राजा के पाप प्रतिफलित हो रहे हैं। और इस पूरे प्रकल्प को स्पष्ट करने के लिए भारत में संविधान की अवधारणा है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो पुरी के आदरणीय शंकराचार्य हैं वो कहते हैं कि भारतीय दृष्टि से संविधान वही होगा जो हमको अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बल और वेग प्रदान कर सके। अब इस भारतीय संविधान का हमारे परम पुरुषार्थ के साथ क्या संबंध है, ये राजनीति विज्ञानियों के विश्लेषण का विषय है। और इसीलिए जो अंत में शिक्षा हमारे यहाँ है, ये जो पूरा प्रकल्प है आत्मबोध से लेकर के वांग्मय परंपरा, हमारा समाज अधिष्ठान के रूप में, अर्थव्यवस्था पोषक के रूप में, राजनीति व्यवस्था उसके रक्षक के रूप में, और ये पूरा संवैधानिक तंत्र, इस पूरे को हमारे जीवन में उन्मीलित करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए हमारे यहाँ शिक्षा है। एक वाक्य में शिक्षा मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। और इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो 3H का रिफाइनमेंट है। हेड यानी इंटेलेक्ट का रिफाइनमेंट, हार्ट यानी इमोशंस का रिफाइनमेंट, और हैंड यानी स्किल का रिफाइनमेंट। इन तीनों का जो रिफाइनमेंट और इन तीनों के बीच की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो यदि स्थापित हो जाए ठीक से तो माना जाएगा कि हम लोग सुशिक्षित व्यक्ति हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो पूरा प्रकल्प हमने आपके सामने रखा ये या तो एक साथ ही स्थापित होगा या एक साथ विस्थापित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शिक्षा बड़ी पारंपरिक हो और हमारी अर्थव्यवस्था अत्याधुनिक हो, या हमारी अर्थव्यवस्था जो पारंपरिक हो और हमारी समाज रचना आधुनिक हो। आजकल वो व्हाट्सएप पर मैसेज चला करता है कि हमारे विचार आधुनिक हों लेकिन हमारे संस्कार पारंपरिक हों। नितांत मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा संभव ही नहीं होता। चीज़ों की तासीर एक प्रकार की होती है। हमारी वांग्मय परंपरा, हमारी सोच, हमारे आदर्श, हमारा समाज, हमारी राजनीति, हमारी अर्थनीति, हमारा संविधान, हमारी शिक्षा परंपरा, इन सभी की तासीर एक प्रकार की होगी। और अंग्रेज इस बात को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था को विकृत करने की कोशिश की और उसे पूरे समाज को उन्होंने अपने तरीके से ढाल लिया। ये महत्व की बात है जो हमको कॉलोनाइजेशन के संदर्भ में समझना चाहिए। इस पूरी भारतीय परंपरा में आकस्मिकतावाद जिसे हम लोग एक्सीडेंटलिज्म कहते हैं और उच्च श्रृंखलवाद जिसे हम लोग हैब्जर्डनेस कहते हैं, इस एक्सीडेंटलिज्म या इस एब्सर्डनेस के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। कुछ भी यहाँ हैब्जर्ड नहीं है, कुछ भी यहाँ एक्सीडेंटल नहीं है। सब कुछ यदि है तो उसके पीछे एक तात्विक कारण विद्यमान है। ये लोगों के विश्वास का भी विषय हो सकता है और जिनको इस विश्वास से आगे जाना है उनके लिए अनुभूति का भी विषय हो सकता है। ये पूरी परंपरा अपनी टेस्टिंग के लिए अपने क्षेत्र को खोले हुए है कि या तो आप इस पर विश्वास के माध्यम से आगे बढ़ जाइए और उसके बाद जो उसकी फलश्रुति है उसको देखिए, ए ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट्स। और यदि नहीं तो आप साधना के माध्यम से भी, अनुभूति के माध्यम से भी इस सत्य को आप जान सकते हैं। इस बात को विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार से रखा है, जिसको मैंने अपनी चैप्टर स्कीम में रखा है, उसको मैं यथावत आपके सामने पढ़ देता हूँ।
भारतीय सनातन परंपरा के विशिष्ट अभिलक्षणों में एक यह भी है कि यह एक वाक केंद्रित परंपरा है। वाक केंद्रित कहने का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि यह मुख्यतः वाचिक है। अंशतः यह बात सही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से संतान को या गुरु से शिष्य को सौंपी जाने वाली थाती परंपरा कहलाती है। पर यह सौंपना और यह ग्रहण करना निर्जीव व्यापार नहीं है। सौंपने वाले को सौंपने की क्षमता प्राप्त करनी होती है, ग्रहण करने वाले को ग्रहण करने की। ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रकार की निष्प्रियता, डिटैचमेंट, एक विशेष प्रकार का तप दोनों के लिए समान रूप से अपेक्षित है, देने वाले के लिए भी और लेने वाले के लिए भी। यही यहाँ का लोक परिष्कार है, जिसमें केवल वाक्य नहीं सौंपे जाते, वाक्यार्थ को ग्रहण करने वाला ध्यान योग और समर्पण भाव भी सौंपा जाता है। ये जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल व्यापार है हम लोगों का, उसमें ये बात मिसिंग है। भारतीय परंपरा में नियम, विधि और भाव का महत्व इनकी प्रस्तुति के माध्यम में ही निहित है। भारतीय परंपरा को वाक केंद्रित कहने के पीछे एक दूसरा अर्थ यह भी है, भारत में संस्थाबद्धता को न्यूनतम महत्व मिला है। ये जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, इसको बहुत हमारे यहाँ महत्व नहीं दिया गया। चाहे वह संस्था धर्म संस्था हो, राज्य संस्था हो अथवा समाज संस्था हो, उसका कुछ एक बेसिक ब्लूप्रिंट हमारे सामने रख दिया गया, लेकिन संस्थाबद्धता की अपेक्षा मनुष्य के निर्माण पर अधिक बल है। पश्चिम में संस्थाबद्धता को महत्व मिला और यही हमको आधुनिक पश्चिम से भिन्न करता है। स्वामी करपात्री जी के अनुसार किसी भी धर्माचार्य या किसी भी शासक या किसी भी समुदाय नायक का महत्व बस इतनी ही दूर तक है कि वो परंपरा की स्मृति को सुरक्षित रखने में कितना तत्पर है। अंतिम प्रमाण यहाँ वाक है। तपःपूत सर्वमय हुए दृष्टा की वाणी, दूसरे शब्दों में इसे ही मंत्र कहा गया है, जो बाह्याभ्यंतर संपूर्ण सत्ता का बौद्धिक अमूर्तीकरण है। मंत्र वस्तुतः संपूर्ण सत्ता का बौद्धिक अमूर्तीकरण है। यह अमूर्तन ही भारतीय परंपरा में शक्ति के केंद्रीकरण को अनवरत रोकता है और संस्थाओं के अनाचारों का प्रतिरोध करने की शक्ति देता है। उसके अंदर से इस प्रकार की शक्ति विद्यमान रहती है। इसी के कारण इस परंपरा में एक लचीलापन भी बना रहता है और जड़ता नहीं आने पाती। वेद, पुराण, आगम, अवदान, चरित, मंगल, पद आदि संस्कृत और लोक वांग्मय की नाना प्रकार की अभिव्यक्तियों के माध्यम से तथा समस्त वाक परंपरा के अनुभव परक समाकलन के द्वारा इस परंपरा की गतिशीलता बनी रहती है। लोक और शास्त्र दोनों की इसमें भूमिका होती है। साथ ही इस परंपरा के वाहक इसके प्रवाह में आत्मसात होते रहते हैं, उनका कोई निजी इतिहास नहीं बनता। इसीलिए यहाँ पाणिनि का अर्थ होता है पाणिनीय भाषा चिंतन परंपरा। व्यास का अर्थ होता है वेदार्थ के उपब्रहण की ओर लोक में उसके प्रसरण की लंबी परंपरा। शंकराचार्य का अर्थ होता है शंकराचार्य की श्रृंखला, देश के चारों कोनों में अद्वैत भाव की साधना के जागरूक प्रहरियों की श्रृंखला। गुरु नानक का अर्थ होता है गुरु परंपरा। तुलसी का अर्थ हो जाता है रामलीला की और राम कथा की अनवच्छिन्न धारा। व्यक्ति के रूप में इन सबका कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐतिहासिकता के आधुनिक आग्रह ने इन सबके व्यक्तिगत जीवन को अलग देखने की कोशिश शुरू की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिकता के आधुनिक आग्रह ने इन सबके व्यक्तिगत जीवन को अलग देखने की कोशिश शुरू की, पर उनकी खोजों से कुछ सूचनात्मक ज्ञान की वृद्धि भले हुई हो, परंपरा की सक्रियता को समझने में इन खोजों से कोई विशेष सहायता नहीं मिली है। कभी कभी तो इन खोजों ने बुद्धि विभ्रम भी पैदा किया है। आधुनिक इतिहासकार यह भूल जाते हैं कि भारतीय परंपरा में इतिहास अनंत की लोक यात्रा है, टाइम एंड इटर्निटी। टाइम इज द फ्लो ऑफ इटर्निटी इन द वर्ल्ड। इसीलिए यहां शास्त्र विधि जानने वाले व्यक्ति को लोक विधि का भी ध्यान रखना पड़ता है। यह विधि इतनी समावेशक और इतनी संश्लिष्ट है कि इसे ठीक ठीक परिभाषित करना संभव नहीं है। इसका आदि स्रोत ढूंढना इसलिए बड़ा कठिन है। बहुत से लोकाचार, लोकानुष्ठान और उनके अंगभूत लोकगीत और लोकाख्यान कहीं कहीं तो वैदिक मंत्रों की गूंज जान पड़ते हैं। कहीं कहीं बहुत से तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रतिध्वनि वहां मिलती है लोक जीवन में। कौन पहले है कौन बाद में, यह निर्णय करना कठिन है, परंतु इस निर्णय की अपेक्षा ही नहीं रखती परंपरा। परंपरा तो संश्लिष्ट है। वह जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर संपूर्ण है। उसमें कितना प्रतिशत वैदिक है, कितना तांत्रिक, कितना जनजातीय, यह विश्लेषण अनावश्यक है। सारी मॉडर्न सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी इस वाक्य के निगेशन पर खड़ी है। उसमें कितना प्रतिशत वैदिक है, कितना तांत्रिक, कितना जनजातीय, यह विश्लेषण अनावश्यक है। इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए विद्यानिवास जी कहते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में जीवन की अखंडता और निरंतरता,
देश काल के प्रति सजग रहते हुए भी इसके अतिक्रमण के लिए प्रयत्नशीलता तथा शास्त्र का लोकापेक्षी और लोक का शास्त्र भावित होना विद्यमान है। लोक और शास्त्र की समानांतर गति भारतवर्ष में चलती है। ये एक आध्यात्मिक संस्कृति की विशाल, बहुमुखी, एक सूत्रता युक्त, सदा अभ्युदयशील और सदा आत्मविस्तारशील प्रणाली है। जितने भी आयाम हो सकते हैं टाइम एंड स्पेस में, वो सभी आपको इस परंपरा में दिखाई देंगे। वो कहते हैं कि जैसे ध्री धातु से धर्म की उत्पत्ति होती है, उसी तरीके से ध्रुव धातु से ध्रुव की उत्पत्ति होती है। और इस धर्म की परंपरा के प्रवाह में एक स्थायी चीज भी होती है जिसको ध्रुव या अक्ष कहते हैं। ये अक्ष परिवर्तनशीलता के दौरान अक्षवत बने रहना, साक्षी भाव से विद्यमान रहना, परिवर्तनशीलता के केंद्र में धर्म का विद्यमान रहना, जिसे संसार विटप के रूप के माध्यम से समझा जा सकता है ना। ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तुलसीदास जी ने इसकी चर्चा रामचरितमानस में की है। संसार विटप नमाम है। ये संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं और जिसके डालियां और जिसकी पत्तियां नीचे होती हैं। ये जो अपना पोषण लेता है वो ऊपर से होता है। ऑलवेज एंड ऑलरेडी गिवन टू अस फ्रॉम द एबव। तो इस तरीके से इस पूरे चिति के प्रश्न को हमारे सामने रखा गया है। इस बात को जो समसामयिक स्कॉलर हमारे सामने रखते हैं उनमें प्रोफेसर ए.के. शरण का नाम है, इसलिए मैंने अपनी पिछली गोष्ठी में उनको भी शामिल किया था। ए.के. शरण के एक दो पैसेज हैं, उनको भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ए.के. शरण समाजशास्त्र के अध्यापक थे और समाजशास्त्र की जितनी आधुनिक मान्यताएं हैं उन सभी आधुनिक मान्यताओं के वो विरोधी थे। एक बार उनसे एक व्याख्यान देने के लिए काशी विद्यापीठ में कहा गया। उनके एक विद्यार्थी थे पंडित नारायण दत्त तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके छोटे भाई प्रोफेसर रमेश चंद्र तिवारी। तो शरण साहब से कहा गया कि आप किस विषय पर व्याख्यान देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं डेथ ऑफ सोशियोलॉजी पर व्याख्यान दूंगा। और वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो लिखते हैं, जो प्रॉपर सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको एड्रेस करते हुए, सोशियोलॉजिस्ट हैव ऑलवेज नोटेड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिंदुइज्म with the observation that the Hindu religion regulates and permeates the everyday life of the Hindu from its most important to its most trivial detail. There is, therefore, a fundamental sense in which Hinduism and Hindu society are inseparable. Unless very highly spiritual already, I cannot be a Hindu if I have no Hindu society to live in. तो व्यक्ति का अपने समाज के साथ क्या अंतरंग रिश्ता उसको डिफाइन करते हैं। वो आगे कहते हैं कि हिंदुइज्म एंड हिंदू सोसाइटी आर इनसेपरेबल। इट फॉलोज दैट टू अंडरमाइन वन इज टू डिस्ट्रॉय द बोथ। यदि आप एक को का विनाश करते हैं तो आप दोनों के विनाश को आमंत्रित करते हैं। दिस इज द नॉर्मल हिंदू वे एंड thus the whole social organization is conceived as a carefully planned instrument for the resolution of the ontological mystery, who am I? Other paths and methods, some of which circumvent the social order, are recognized and permitted, but for those and only those who have somehow already attained to the level of knowledge and consciousness that requires a less indirect, asocial route as their स्वधर्म। जैसे जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो कोई रामकृष्ण परमहंस हो सकता है, कोई आदिशंकर हो सकता है, कोई रमन महर्षि हो सकता है, उनके लिए भी इस प्रकार के मार्ग की गुंजाइश है। A traditional social order like that of India is not a haphazard development, but imitative of a theory or body of principles or values that are understood to have been revealed and of which the truth is taken for granted. Institutions represent an application of metaphysical doctrines. ध्यान दीजिएगा, institutions represent an application of metaphysical doctrines to contingent circumstances and take on a local color accordingly, changing with the times but maintaining throughout a high degree of stability. In the traditional society, one respects established institutions, and if anything goes wrong, one does not assume that it can be put right by institutional revolutions. इसलिए भारत में जो आपको पश्चिम में क्रांतियां दिखाई देती हैं, उस प्रकार की क्रांतियां होती हुई नहीं दिखाई देती, बट ओनली बाय ए चेंज ऑफ माइंड, दैट इज मेटानोया और रिपेंटेंस। लीविंग द ऑर्डर इटसेल्फ अनचेंज्ड, रिफॉर्मेशन कैन ओनली अप्लाई व्हाट द वर्ल्ड इटसेल्फ इंपोर्ट्स, a return to some form from which a deviation has taken place. Reform, to visualize a form, F capital, from which we have deviated, and we have to return to that form, that is called reform. फॉर्म की तरफ वापस जाना। आध्यात्मिक बौद्धिक चेतना की उपलब्धि के सापेक्ष हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक चरण
और उसकी चेतना की परिपक्वता की प्रत्येक स्थिति के अनुकूल एक ऐसा विस्तृत जीवन विधान व्याप्त है जिसका हिंदू समाज विन्यास के साथ अंतरंग और अनिवार्य संबंध है। उसी बात को हिंदी में उन्होंने कहा है, अब यदि किसी व्यक्ति की चैतन्य अवस्था इतनी समुन्नत और परिपक्व नहीं है कि वो सीधे आध्यात्मिक बौद्धिक चेतना के माध्यम से आत्मविद्या का लाभ प्राप्त कर सके, तथा दूसरी ओर वह किसी अधिकृत धार्मिक सामाजिक विधान का अंग भी नहीं है, यदि दोनों चीजें नहीं हैं, या तो आपकी आध्यात्मिक चेतना का एलिवेशन इतना नहीं है और आप किसी प्रॉपर किसी धार्मिक या सामाजिक विन्यास के आप फॉलोअर नहीं हैं, तो विभिन्न छद्म मत मतांतरों के चक्र में पड़ना है उसकी नियति है। ये जो छद्म मत मतांतर हैं, इसी को तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग में सबसे बड़ा पंडित वही होगा जो सबसे ज्यादा गाल बजा लेगा। उन्होंने कहा है कि गली गली ब्रह्म की चर्चा इस प्रकार से होगी जैसे बच्चे होली में फाक खेला करते हैं। वे लोग ब्रह्म के नीचे कोई चर्चा नहीं करेंगे, अनंत के नीचे कोई चर्चा नहीं करेंगे, जिनको कौड़ी भर के लिए गुरुघात करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। ये जो छद्म मत मतांतर आपको दिखाई दे रहे हैं, और विशेष रूप से सोशल मीडिया और ये टेलीविजन के मल्टी चैनल्स के आने के बाद से ये जो बहुत सारे बाबा, उसमें कुछ एक अपवाद है उनको छोड़ करके, इन सभी ने हिंदू धर्म को जिस प्रकार से भ्रमित किया है या हिंदू धर्म के फॉलोअर्स को जिस प्रकार से विकृत किया है, वो सभी इसी छद्म मत मतांतरों के परिणाम है। इसलिए ये जो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको आश्रमों में जाती हुई, मंदिरों में जाती हुई, तीर्थों में जाती हुई दिखाई देती है, इससे यह नहीं भ्रम पाल लेना चाहिए कि हिंदू धर्म का कोई बहुत धार्मिक चेतना का विस्तार हो रहा है। ये सामान्य हिंदू समाज का किसी सम्यक सामाजिक या किसी धार्मिक विन्यास का सहयोगी न होने के कारण, उसमें इन्वॉल्व न होने के कारण, उसमें पार्टिसिपेट न करने के कारण, प्रैक्टिसिंग न होने के कारण, उसका जो अंतर का फ्रस्ट्रेशन है, जो आत्म विभाजन है, वो आत्म विभाजन वस्तुतः इस तरीके से दिखाई देता है। इसलिए उनके मंदिर में जाने, उनके तीर्थों में जाने, उनके आश्रमों में जाने और उनके व्यक्तिगत आचरण के बीच में आपको किसी प्रकार का कोई सामंजस्य दिखाई नहीं देता। बहुत रेयरेस्ट रेयर ऐसे लोग होंगे जिनका वो जीवन भी परिशुद्ध है और अपना उनका व्यक्तिगत जीवन भी परिशुद्ध है। इसलिए इस बात को यहाँ पर कहा गया। इस पूरी बात को जो हम भारतीय चिति कहते हैं, चिति शब्द हम लोगों ने लिया कहाँ से? ये चिति शब्द 1921 में बद्री शाह की एक पुस्तक आती है, दैशिक शास्त्र, उससे हम लोगों ने लिया है। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। बद्री शाह जी अल्मोड़ा के रहने वाले थे और अल्मोड़ा में कौशिकी नदी के किनारे एक सोमवारी जी बाबा महाराज रहते थे। उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको दैशिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। पूना से यह पुस्तक प्रकाशित हुई 1921 में। इसको उन्होंने लोकमान्य तिलक को समर्पित किया है और इसके ऊपर विचार जानने के लिए गांधी जी को प्रेषित किया। और गांधी जी ने इसके विचार स्वरूप लिखा है कि पहले तो मैं इस पुस्तक के शीर्षक को देख करके समझ नहीं पाया कि इसका विषय क्या है, लेकिन जब मैंने इसका आद्योपांत अध्ययन किया तो मेरा ये पूरा विश्वास हो गया कि जिन लोगों को भी गीता और उपनिषदों को राजनीति की भाषा में पढ़ना हो, उनको इस पुस्तक अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और राजनीति को जिन महाविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इसका पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। कैसे चिति और विराट को राष्ट्र के प्रश्न के साथ बद्री शाह जोड़ते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को आपके सामने कोट कर देता हूँ। चिति किसी राष्ट्र का चरित्र वैशिष्ट्य है और विराट जागृत चिति के द्वारा मनुष्य के हृदय में उत्पन्न वह प्रकाश है जो इस वैशिष्ट्य के प्रति मनुष्य को आत्मत्याग करने की प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के समय कुछ विशिष्ट लक्षण प्राप्त होते हैं, वो चिति है, और उस चिति की रक्षा के लिए वहां के निवासियों में जो आत्मत्याग का भाव होता है वो वस्तुतः विराट है। जागृत चिति के अभाव में विराट का प्रकाश भी धुंधला पड़ जाता है और राष्ट्र का अवपात हो जाता है, पतन हो जाता है। इस प्रकार देश अथवा राष्ट्र जातीयता की प्रतिष्ठा है। जाति को उन्होंने इस अर्थ में लिया है। अतः किसी राष्ट्र की चिति को जागृत और निरामय यानी निरोग रखने के लिए उच्च कोटि के कर्मयोग की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं हो पाता। ये बद्री शाह इसी को दैशिक धर्म कहते हैं। बद्री शाह लिखते हैं कि पराधीनता के तिमिर से निकलने के लिए भारतवर्ष का आकाश अपनी दैशिक बुद्धि रूपी प्रकाश से दीप्तिमान होने की चेष्टा कर रहा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत संतानों की रुचि अपने शास्त्र, अपने साहित्य, अपने स्वरूप की परिष्कृति के रूप में, उनके रिफाइनमेंट के रूप में हो रही थी। देशोत्कर्ष की इस चेष्टा में, देश के उन्नयन की इस चेष्टा में दैशिक शास्त्र रूपी ध्रुव की अगवानी होनी चाहिए थी। किंतु इस शास्त्र के संबंध में तत्कालीन अनेक भारतीयों का यह भ्रम कि हमारा कोई अपना दैशिक शास्त्र नहीं है तथा इसके लिए हमें पाश्चात्यों का मुखापेक्षी होना पड़ेगा, इस प्रकाश का प्रभाव होने नहीं दे रहा था। यह एक प्रकार से अपनी ही जाति का, अपने ही लोगों के हाथ से होने वाला दुर्निवारणीय अपना अपमान है। किसी जाति का अपमान अपने ही लोगों से तब होने लगता है जब उसके नाश का समय आ जाता है। अब 1 चल रहा है।
समय आ जाता है, अथवा उस जाति में दैशिक बुद्धि नहीं रहती। यह अत्यंत दारुण स्थिति है। दैशिक बुद्धि से न केवल जाति का अभ्युदय ही होता है, वरन अवपात के समय भी वह वीर शैया पर प्रवेश करते हुए भीष्म के समान शोभायमान होती है, जबकि दैशिक बुद्धिहीन जाति अपने उदय के समय भी द्रौपदी का चीरहरण करते हुए दुशासन के समान घृणास्पद होती है। निश्चय ही निंदनीय अभ्युदय की अपेक्षा प्रशंसनीय अवपात शतशः सहस्रधा अभिष्ट होता है। अतः जातियों के लिए दैशिक बुद्धि की विशेष आवश्यकता होती है, किंतु दैशिक बुद्धि रूप दीप बिना दैशिक शास्त्र रूपी तेल के प्रकाशित नहीं हो सकता। दैशिक शास्त्र 5 अध्यायों में विभक्त है, जिसको वो आहनिक कहते हैं। देशभक्ति तत्व, दैशिक धर्म, स्वतंत्रता, विराट और दैवी संपद योग, योगक्षेम, ये उसके चैप्टर्स हैं। जिनको भी इस विषय में रुचि हो वो विस्तार से इसमें जा सकते हैं। मैं अपने वर्क में तो इसके विस्तार को लूंगा ही। भारत में विद्याओं का क्या स्वरूप रहा है? भारत में विद्याएं ब्रह्म विद्या का अंश मानी गई हैं। स्वतंत्र विद्या का, स्वतंत्र चिंतन का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं उस तरह से। उनका महत्व ब्रह्म विद्या का अंश होने के कारण ही है। शिक्षा इसी ब्रह्म विद्या की मीमांसा है। देवता इन विद्याओं के अधिष्ठान हैं तथा शब्द या शास्त्र इनके प्रमाण हैं। वांगमयी सृष्टि को यहाँ भगवती सरस्वती का वाचिक विग्रह माना गया है। इसीलिए किसी व्यवस्था या विचार का धर्म सम्मत या शास्त्र सम्मत होना यहाँ की अपरिहार्यता है। चूंकि ब्रह्म विद्या का स्वरूप साधनागम्य या तप मूलक है, अतः विद्या या शिक्षा का स्वरूप भी यहाँ साधनालभ्य या तपोद्भूत ही है। ऋषि यहाँ वह तपापुंज है जिसने विद्या का साक्षात्कार किया है, जो विद्या का साक्षात और सम्मुख दृष्टा है। दातार शास्त्री कहते थे कि ऋषि का महत्व यह है कि सरस्वती वस्तुतः उसके सामने अनावृत होकर के नृत्य करने लगती है। यह उसकी दृष्टि की विलक्षणता है। भारत में ऋषि प्रणीत और शास्त्र प्रणीत शुद्ध विद्या की मीमांसा का एक राजपथ है, जिस पर आधिकारिक गुरुओं और सुपात्र शिष्यों की स्वायत्त अथवा संप्रदायबद्ध परंपरा चलती रहती है। वो एक हाईवे, एक राजपथ है जहाँ पर शास्त्र और संप्रदायबद्ध गुरुओं और शिष्यों की अपनी परंपरा चलती है। इस शास्त्रीय परंपरा के प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स कर्म और पुनर्जन्म, त्रिगुणात्मकता, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ और ऋण त्रय के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस प्रथम सिद्धांत युक्त शास्त्रीय परंपरा के आलोक में जीवंत लोक परंपरा के उपमार्ग भी सदा से भारत में विद्यमान रहे हैं। लोक और शास्त्र की एक समानांतर परंपरा। लोक जीवन के इन उपमार्गों या पगडंडियों को ही आनंद कुमार स्वामी साइड वे टू एटर्निटी कहते हैं। उनका गंतव्य भी वही है। जीवन दृष्टि, शास्त्र और लोक परंपरा तीनों एक साथ प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित होते हैं। वर्तमान संदर्भ में शिक्षा की भारतीय दृष्टि नहीं, जीवन की भारतीय दृष्टि के प्रति ही हमारा आग्रह या अनुराग नहीं रहा। इसीलिए शास्त्र, शिक्षा, समाज, अर्थ, राज्य किसी के भी भारतीय दृष्टि के प्रति हमारा आग्रह और अनुराग नहीं रहा। जब भारतीय जीवन विधान के प्रति हमारा आग्रह नहीं रहा तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में वो आग्रह कभी आ ही नहीं सकता। जीवन दृष्टि, शास्त्र, शिक्षा, समाज, अर्थ और राजनीति सभी की स्वभावजन्य और समान धर्मा तासीर हो, तभी इनकी स्वदेशता और सार्थकता यथेष्ट है। अन्यथा ये घोर विसंगति का कारण बन जाते हैं। इनके स्वरूप के संबंध में सामान्य सहमति का प्रश्न यदि हल कर लिया जाए तो इनमें से किसी से भी परहेज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वरन उनमें सामंजस्य और उनका साहचर्य राष्ट्र के अभ्युदय का हेतु सिद्ध होता है। विदित हो कि शास्त्र या धर्म के प्रकाश से प्रकाशित या अलौकिक जन को ही यहाँ पर लोक कहा गया है, और वही सही अर्थों में लोकतंत्र है। समाज, अर्थ और राज्य की संपूर्ण व्यवस्था इसी शास्त्रानुशासन और जन आलोकन का माध्यम है। दूसरे शब्दों में शुद्ध विद्याओं का साधना परिवेश भी तदनुरूप ही परिष्कृत होना चाहिए। अपरिष्कृत संस्थाओं में अथवा विजातीय परिवेश में शुद्ध विद्याओं की साधना नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को विदेशी विश्वविद्यालयों में जाने और वहाँ प्रतिष्ठा अर्जित करने का मोह त्याग देना चाहिए। ये पहला चैप्टर रहा, जिसमें हमने भारतीय चिति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके साथ शास्त्र और लोक की परंपरा का विच्छिन्न संबंध क्या है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की। अब इसमें भारतीय पुनर्जागरण ने कैसे व्यवधान डाला, ये दूसरा अध्याय यहाँ शुरू होता है। भारतीय पुनर्जागरण ने जो चीज़ हमारे अंदर पैदा की, उसको हम लोग 2 शब्दों में कहना चाहें तो वो सिविलाइजेशनल एम्बिग्विटी पैदा की। और श्री अरविंद भी इस बात को कहते हैं कि किसी भी परंपरा में उदयावपात हो सकता है। भारत की परंपरा में भी वो हुआ, और हम लोग ये बात पहले कह चुके हैं, लिहाजा उसको विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि मुस्लिम शासन काल में हमको अपनी संस्थाओं के ऊपर बहुत सारे आक्रमण देखने को मिले। हिंसा भी हुई, रक्तपात भी हुआ, हमारे विश्वविद्यालय और हमारे पुस्तकालय भी जलाए गए, मंदिर भी तोड़े गए, धर्मांतरण भी हुआ।
लेकिन उस पूरे शासनकाल में भारतीयों का अपनी जीवन दृष्टि के प्रति जो आग्रह था उसमें किसी प्रकार का कोई भेद उत्पन्न नहीं हुआ या उसके प्रति कोई आत्मविश्वासहीनता की या भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। श्री अरविंद कहते हैं कि यह जो भारतीय पुनर्जागरण है यह वस्तुतः यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है, और इसलिए यूरोप ने अपने पुनर्जागरण के माध्यम से अपनी मध्यकालीन ईसाई परंपरा का परित्याग करके जिन आधुनिक मूल्यों को स्वीकार किया, इतिहास की, ज्ञान की, विज्ञान की, जिस आधुनिक दृष्टि को स्वीकार किया, उसकी छाप हमको भारतीय पुनर्जागरण की ज्ञान परंपरा पर भी दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि आज़ाद होने के समय हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक दुविधा, एक एम्बिग्विटी, एक अस्पष्टता, एक कुहासे से ग्रसित हैं। हमको रास्ता सूझ नहीं रहा है और वो रास्ता हमको अभी तक नहीं सूझ रहा है। इसमें जिन लोगों का योगदान रहा इस प्रकार के दिमाग को बनाने में, उसमें 3 प्रकार की बातें कही जाती हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको आकार देने में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स आए उनका रोल रहा। उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए उन्होंने हमारे धार्मिक प्रतीकों को जिस तरीके से देखा और उनके जिस प्रकार की अपनी समझ के आधार पर व्याख्या की, उससे हमको असुविधा और क्षोभ होता है। लेकिन तीसरे वे लोग जो भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के माध्यम से भारतवर्ष के बारे में आकर्षित हुए, उन्होंने भारतवर्ष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना को जो देखा और उसके बारे में जो टीका टिप्पणी की, वो वोदा हो सकते हैं सर, वो आपके मार्क्स और हीगेल हो सकते हैं, वो सर बार्कर हो सकते हैं, वो सर विलोबी हो सकते हैं, जिन्होंने कहा कि भारतीयों को न तो समाज रचना की, न शुद्ध विधि शास्त्र की, न शुद्ध राज्य विज्ञान की कोई समझ थी, और इनके यहाँ तो किसी प्रकार की कोई सुदृढ़ समाज संरचना भी नहीं मिलती, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसको मार्क्स कहता है। और इसलिए भारतीयों को सम्यक समाज रचना क्या है, सम्यक विधि का स्वरूप क्या है, सम्यक राज्य का स्वरूप क्या है, इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पश्चिम का ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा, ये उनकी नियति है। इस तरीके से उन्होंने एक बड़ा अवरोध, या जिसको हम कहते हैं कि एक ज्ञानात्मक विच्छिन्नता हमारी पूरी ज्ञान परंपरा में उन्होंने पैदा कर दी, और इस स्थिति ने हमको अपने आत्मविश्वास से बुरी तरीके से डिगा दिया, और वो आत्मविश्वास हम आज चाहते हुए भी ठीक प्रकार से या सांगोपांग रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जो प्रभाव इन विचारकों का रहा, उसकी वजह से जो भारतीय विश्वविद्यालय बने, उन भारतीय विश्वविद्यालयों में जो समाजशास्त्रीय या नृशास्त्रीय विचार की दृष्टियां हैं, उनका आगमन हुआ, और उनका आगमन अभी भी हम लोग भारतीय विश्वविद्यालयों में, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान का क्षेत्र हो, दर्शन का क्षेत्र हो, भाषा शास्त्र का क्षेत्र हो, उसका प्रभाव हम लोगों को आज भी सर्वत्र दिखाई देता है। सारा हमारा जो विद्या विमर्श और शोध विमर्श है, इन्हीं सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच से इसमें आच्छादित है, और उसी से हम लोग बार बार बाहर निकलने की कोशिश भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से कर रहे हैं। अभी ये कितनी दूर तक जाएगा, कितनी दूर तक नहीं जाएगा, ये अभी देखने की बात है, भविष्य के गर्भ में है। ये जो उन्होंने कॉलोनाइजेशन किया, ये जो उन्होंने हमारा दिशा भ्रम किया, वो उन्होंने लैंग्वेज और वर्नाकुलर्स के माध्यम से किया। अपनी ज्ञान परंपरा को लैंग्वेज और वर्नाकुलर्स के माध्यम से हमारे ऊपर उन्होंने आरोपित किया। तो ये एक बड़ी ज्ञानात्मक विच्छिन्नता है, ज्ञान के स्तर पर उन्होंने हमको विखंडित किया। और जितनी भी धाराएं आप भारतीय पुनर्जागरण में देखेंगे, वो चाहे उदारवादी विचारक हों, जिसमें गोखले, रानाडे, राम मोहन राय इत्यादि आते हैं, या वो प्रत्ययवादी या आदर्शवादी विचारधारा हो, जिसमें आप श्री अरविंद को या टैगोर को या तिलक को या गांधी को रख सकते हैं, या समाजवादी विचारधारा और उसके अलग अलग प्रकार के शेड्स हों, जिसमें आप नेहरू को एक पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी के रूप में देख सकते हैं, या एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आप लोहिया को एक नेटिव सोशलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आप एम एन रॉय को एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट के रूप में देख सकते हैं, जिसमें आप आचार्य नरेंद्र देव को एक कल्चरल सोशलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। जो बहुत सारी धाराएं भारतीय सोशलिज्म में आई, इन सभी के ऊपर आप देखेंगे कमोबेश इस पूरी ज्ञान मीमांसा का प्रभाव हमको दिखाई देता है। और इसलिए भविष्य में भारत का रास्ता क्या बनना चाहिए, इसको जानने के लिए भारतीय पुनर्जागरण की इन सारी धाराओं और अंतरधाराओं की बहुत गहरी समीक्षा करने की आवश्यकता है। इन्होंने किस तरीके से हमारी पूरी ज्ञानात्मक परंपरा को विच्छिन्न किया, उसके बारे में एक बड़े भारतविद हुए हैं सर जॉर्ज बर्डवुड, उनकी किताब है स्व, कभी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वो लिखते हैं कि आवर एजुकेशन हैज डिस्ट्रॉयड देयर लव ऑफ देयर ओन लिटरेचर एंड डिलाइट इन देयर ओन आर्ट्स, and worst of all, their repose in their own traditional and natural religion. It has disgusted them with their own homes, their parents, their sisters, their very wives. It has brought disaster into every family. So far, its baneful influences have reached. इस आधुनिक शिक्षा ने किस तरीके से हमको बेगाना किया। ऑर्टिगा गैसेट 20वीं शताब्दी के बड़े विचारक हैं, स्पेनिश राइटर हैं, और आधुनिक लोकतंत्र की अगर आपको बहुत निर्मम समालोचना अगर पढ़नी हो तो ऑर्टिगा गैसेट की किताब
द रिवोल्ट ऑफ द मासेस को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। वो वस्तुतः स्पेनिश में, बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। ऑर्टिगा गैसेट इस पूरी परंपरा के बारे में लिखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन आर मेयरली रिफ्लेक्शंस ऑफ द डीपेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एज। दे कैनॉट बी सॉल्व्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, even though the importance of all these is not denied. We are suffering from a metaphysical disease, and the cure must therefore be metaphysical. Education which fails to clarify our central convictions is mere training or indulgence. For it is our central convictions that are in disorder, and as long as the present anti-metaphysical temper persists, the disorder will grow worse. Education, far from ranking as man's greatest resource, will then be an agent of destruction in accordance with the principle corruptio optimi pessima. लैटिन के इस फ्रेज का मतलब होता है करप्शन ऑफ द बेस्ट इज द वर्स्ट। जिससे सबसे ऊपर रहने की अपेक्षा की गई है, वो यदि कोरप्ट होता है, यदि उसका सामंजस्य भंग होता है, तो उसका परिणाम जो है वो शतोमुखी और सहस्रोमुखी होता है। उसको कहने की आवश्यकता नहीं। प्रोफेसर ए के शरण कहते हैं कि इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने एक प्रकार की नोएटिक इनसेंसिटिविटी हमारे अंदर पैदा की, एक ज्ञानात्मक असंवेदनशीलता हमारे यहां पैदा की। ज्ञान के क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या हमारे लिए सही और क्या गलत है, इसके बारे में निर्णय करने को हम अपने आप को असमर्थ पाने लगे। और इसलिए पूरी ज्ञानात्मक परंपरा के प्रति हमारा एक बहुत ही प्रमादग्रस्त या लापरवाही का भाव दिखाई देता है, जिसे वो नोएटिक इनसेंसिटिविटी कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप भी आप देखेंगे कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर जन्म लेता है। इस पूरी व्यवस्था से को बाहर निकालने के लिए हमारे सामने गांधी आते हैं। विलक्षण अंतर्दृष्टि गांधी की थी, अपने समय की संगतियों और विसंगतियों को पहचानने की। अप्रतिम साहस था गांधी के अंदर उन बातों को सामने कहने की, और विलक्षण जिजीविषा गांधी के अंदर थी जिस बात को सही मानते हैं उसका अनुप्रयोग करने की। गांधी वांग्मय बहुत विस्तृत है, लगभग 50,000 पेज में तो गांधी का संपूर्ण वांग्मय ही है जो यहाँ उपलब्ध है। गांधी पर बहुत सारी किताबें अभी तक लिखी जा रही हैं जो तथ्यात्मक और वैचारिक रूप से बहुत ही विचारणीय हैं। विशेष रूप से रोमारोला की जीवनी हमको पढ़नी चाहिए गांधी के ऊपर। एक बड़े जीवनीकार भारतवर्ष में धनंजय कीर, जिन्होंने गांधी की भी, अंबेडकर की भी, सावरकर की भी, तिलक की भी, सभी की जीवनी लिखी है। तो धनंजय कीर के माध्यम से भी हमको गांधी को देखना और पढ़ना चाहिए। और अभी तक जिस व्यक्ति ने जॉन एफ कैनेडी की हत्या के तथ्यों की पड़ताल की थी, उसी ने गांधी के भी हत्या के तथ्यों की पड़ताल करते हुए किताब निकाली है, द अनस्पीकेबल गांधी, जेम्स डब्ल्यू डगलस। तो गांधी का इतना विस्तार है, उस विस्तार के बीच से जो गांधी की जो अंतर्दृष्टि है संगति और विसंगति को समझने की, जो उनके अंदर अप्रतिम साहस है अपने समय की धारा को चुनौती देने की, जो उन्होंने हिंद स्वराज में दी। 10 दिन में गांधी ने उस पूरी किताब को लिख दिया। जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका वापस जा रहे थे पानी के जहाज पर किल्डोनेन कैसल पर, एंथनी परेल गांधी के एक बड़े अध्येता हुए हैं, उन्होंने लिखा इस बात को, हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स, जो कैम्ब्रिज से उनकी किताब प्रकाशित हुई है, कि गांधी जी इस किताब को लिखने के लिए इतने उद्यत थे कि जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। गांधी जी दोनों हाथों से लिखते थे। उसने काउंट करके बताया कि गांधी ने कितने पेज दाएं हाथ से लिखे हैं और कितने पेज बाएं हाथ से लिखे हैं। ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई इस किताब को उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पहले इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित किया, और इस समय वो सर्वत्र आपको उपलब्ध हो सकती है। संवाद शैली में इस लिखी गई किताब में तत्कालीन आधुनिक यूरोपीय सभ्यता की जितनी आत्ममुग्धकारी उपलब्धियां थीं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान और भाषा के क्षेत्र में हो, गांधी ने उसको ज्ञानात्मक स्तर पर एपिस्टेमोलॉजिकल रूप से उसको चुनौती दी है। इस मामले में गांधी का विलक्षण योगदान है। विवेकानंद को हम लोग बहुत प्रकार से पढ़ते हैं। जितने हमारे इस समय के अनरिजॉल्व्ड सवाल हैं हमारी एपिस्टेमोलॉजी को लेकर के, ईस्ट और वेस्ट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, माइंड एंड मैटर, स्पिरिचुअलिटी एंड मेटरलिज्म, इन सारे डायलेमाज को विवेकानंद हैंडल करते हैं, और वो सवाल संजोग से अभी तक हमारे लिए अनरिजॉल्व्ड हैं। इसलिए विवेकानंद का महत्व है कि इन दोनों परंपराओं के बीच में सामंजस्य की तलाश करते हुए उन्होंने ये दीर्घकालीन महत्व के सवाल हमारे सामने उपस्थित किए। टैगोर ने उस समय 16 और 17 के दौरान जो नेशनलिज्म के ऊपर अपने भाषण दिए, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य ने अपने हावड़ा के स्कूल के अपने विद्यार्थियों को एक प्रिंसिपल के रूप में संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, वो स्वराज इन आइडियाज के रूप में प्रकाशित है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो ये आधुनिक सभ्यता है, ये आधुनिक काल हमारा है, और जो हमारी परंपरागत विरासत है उसमें एमलगेमेशन की कितनी गुंजाइश है।
जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन या सेंस ऑफ रेशियो होना चाहिए परंपरा और आधुनिकता के बीच में, उसको कैसे किन क्षेत्रों में तय किया जाना चाहिए, इस पर कृष्णचंद्र भट्टाचार्य और श्री अरविंद के बारे में हमने बताया, उनके बारे में विस्तार से हम लोगों को जब मोहंती सर का प्रेजेंटेशन होगा तो हम लोग को सुनने को मिलेगा। बद्री शाह की हमने चर्चा की ही, आनंद कुमार स्वामी की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बीच में प्रोफेसर ए के सरन की चर्चा हम लोगों ने की। ए के सरन अपनी किताब हिंदुइज्म इन कंटेम्पोररी इंडिया में, और उनकी दूसरी किताब है थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन, उस किताब का एक पार्ट उन्होंने यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के फेलो रहते हुए सन 66 से 69 के बीच में, वो 3.5 साल यहाँ रहे, उस समय उन्होंने यहाँ पर एक सेमिनार आयोजित कराई इसी विषय पर। और इसी विषय पर इसके पहले वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ के डिविनिटी कॉलेज में और एक दूसरे महाविद्यालय में वो व्याख्यान दे करके आए थे। इस विषय पर उस सेमिनार में जो उनका मुख्य पत्र है और उनका जो कंक्लूडिंग रिमार्क है, उसके ऊपर ये उनकी किताब है जो सारनाथ के तिब्बतन इंस्टीट्यूट से प्रकाशित है। उसमें वो कुछ धाराओं का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, जैसे ब्रह्म समाज इत्यादि, वो कहते हैं कि ट्रेडिशनल हिंदुइज्म being essentially transcendental and dialectical goes beyond and dissolves all kinds of humanisms, rationalisms and individualisms, जो उस समय के इन संगठनों की मुख्य विशेषता थी। Hence, any reform or syncretic movement centering in these latter ideas is bound to be essentially anti-traditional. The Brahmo Samaj was motivated by a defensive spirit against the joint forces of Christianity and Western rationalism. Hence, it tried to absorb what it thought best and valid in both. However, incompatibilities do not mix. ये जो हम लोग ह्यूमनिज्म को या रैशनलिज्म को या इंडिविजुअलिज्म को अपने तरीके से परिभाषित करके इनको प्रशस्त मान लेते हैं, इनकी बहुत गहरी समीक्षा प्रोफेसर ए के सरन ने इसमें की है। आर्य समाज के बारे में वो कहते हैं कि आर्य समाज ने तो एक तरीके से अपने विचारों में जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, उस मॉडर्न सिविलाइजेशन की सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया था। और उन्होंने कहा है कि हम अगर अपने वैदिक ज्ञान और वांग्मय का इस्तेमाल करेंगे तो सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां जो पश्चिम ने प्राप्त की हैं, हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। तो ये जो एक बड़ी गहरी सैद्धांतिक विसंगति आर्य समाज के विचारों में है, इसकी तरफ भी ए के सरन ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। भक्ति आंदोलन के बारे में वो कहते हैं कि ठीक है कि वो एक समय में संघनित हुआ, हालांकि भक्ति की परंपरा भारत में विद्यमान रही है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संतों की एक विलक्षण परंपरा भारत में विद्यमान रही है, जिसकी विशद चर्चा मैं अपने काम में करूंगा। और उन्होंने भारतवर्ष को प्रकाशित करने में अपनी अप्रतिम भूमिका अदा की है। समस्त भेदों के बीच में अभेद को इंगित करने का उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसी कार्य किया है। इस मामले में हमको अपनी संत परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि संत परंपरा ने समाज में एक प्रकार की आत्म प्रवंचना को भी जन्म दिया, कि लोग अपने जो नित्य नैमित्तिक धार्मिक और सामाजिक दायित्व हैं, उन सामाजिक और नैतिक दायित्वों में वो ढील देना शुरू कर दिए और भक्ति की आड़ में। ये जो आज भी हम लोग सुनते हैं कि नहाने धोने से क्या होता है, चंदन तिलक लगाने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, मंदिर जाने से क्या होता है, घंटी हिलाने से क्या होता है, मन शुद्ध होना चाहिए, ये भी उसी प्रकार की एक आत्म प्रवंचना है। भारतीय परंपरा में जो गति है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ मानी गई है, और इसीलिए जब साधना की स्थिति में पहले यम नियम है, फिर आसन प्राणायाम है, तब प्रत्याहार धारणा है, तब ध्यान है और अंत में समाधि है। हम सीधे ही ध्यान में चले जा रहे हैं। ये जो सारा पूरे पश्चिम की परंपरा में आप देखते हैं कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना, इसको काउंटर स्पिरिचुअलिटी या इसको काउंटरफिट स्पिरिचुअलिटी कहा गया। यह आपको कुछ समय के लिए केवल उत्तेजित करती है या कुछ समय के लिए आपको केवल भ्रमित करती है, लेकिन इससे कुछ बहुत ठोस हासिल नहीं होता। और यदि कुछ लोगों को इससे कुछ ठोस हासिल हो भी गया तो वो परंपरा नहीं बनती। ये बड़ी बात है, और इसमें आप बहुत सारे विचारकों को रख सकते हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। प्रोफेसर सरन कहते हैं कि आर्य समाज से कमोबेश भिन्न और यदा कदा विपरीत विचार रखने वाले संगठनों यथा थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म सभा, शुद्धि लीग, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद, जनसंघ और राष्ट्रीय सेवा संघ आदि ने भी या तो आधुनिकीकरण, सेकुलरवाद और औद्योगिकरण की पश्चिमी चुनौतियों का विशेष संज्ञान नहीं लिया, अथवा उन्हें इन सर्वथा विजातीय प्रवृत्तियों के हिंदू धर्म द्वारा आत्मसात कर लिए जाने का विश्वास था। इस प्रकार राम मोहन राय से विवेकानंद और समकालीन भारतीय राज्य व्यवस्था तक ने धर्म और समाज के पारस्परिक विभाजन के प्रश्न का उत्तर संश्लेषण और सामंजस्य की अवधारणा में ही खोजने का यत्न किया।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार तो भारत न केवल आधुनिक पश्चिमी समाज का भारतीय संस्करण है, वरन एक ओर सभी धर्मों के सर्वश्रेष्ठ तत्वों और दूसरी ओर आधुनिक वैज्ञानिक सेकुलर और मनुष्य केंद्रित वैचारिकी के सर्वश्रेष्ठ तत्वों में एक सामंजस्य स्थापित कर पाने की क्षमता के कारण भारतीय समाज आधुनिक पश्चिमी समाज से भी बेहतर है। यह उनकी टिप्पणी है। गांधी के बारे में वो कहते हैं कि गांधी की स्थिति सर्वथा भिन्न है। वे हिंदू परंपरा के साथ साथ सभी धर्मों की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। उन्होंने हिंदू समाज की रीतियों, विश्वासों, सोच प्रवृत्तियों तथा संस्थाओं में दूरगामी प्रभाव प्रदर्शित करने वाले परिवर्तनों को भी प्रेरित किया, किंतु उन्होंने कभी भी न तो आधुनिक सेकुलर तकनीकी और औद्योगिकृत समाज संस्कृति के प्रति विश्वास व्यक्त किया और न ही परंपरा और आधुनिकता के मध्य किसी वास्तविक सामंजस्य पर बल दिया, वरन उन्होंने तो आधुनिकता पश्चिमी सभ्यता के ही आमूलचूल परिवर्तन पर जोर दिया। आधुनिक समाज का या आधुनिक पश्चिमी समाज का जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता तब तक ये उनके लिए भी श्रेष्ठ नहीं है। गांधी कहते हैं कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, इससे न केवल भारतीयों का पतन हो रहा है बल्कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनका भी पतन हो रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से कोई नफरत नहीं है, ये जो आधुनिक प्रकार की अंग्रेजियत है इससे बचने की आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य का अंतर विश्लेषण करने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस कोटि के लगभग सभी विचारक राम मोहन राय से लेकर के अब तक पारलौकिक परम सत्ता की चर्चा तो करते हैं, किंतु इनके विचारों में कमोवेश आत्मविरोधी या परंपरा विहीन आध्यात्मिकता का पुट भी दिखाई देता है। ये सभी हमने काउंटरफिट स्पिरिचुअलिटी कहा। वास्तव में यह नव हिंदूवाद का प्रस्थान बिंदु है। यह नव हिंदूवादी विचारक आधुनिक पश्चिमी शिक्षा दीक्षा से गहरे प्रभावित हैं और इन्होंने अपने आधुनिक पूर्वाग्रहों को आध्यात्मिकता की शब्दावली के साथ एकाकार करने की चेष्टा की है। आधुनिक विज्ञान के प्रभुत्व और मानव बुद्धि पर गहरा विश्वास रखने वाले ये विचारक विकासवाद के सिद्धांत से भी प्रभावित हैं। ये सभी विचारक धर्म के सामाजिक एवं नैतिक पक्षों पर उसके तत्वशास्त्री पक्ष की अपेक्षा अधिक बल देते हैं। यही कारण है कि इन्हें हिंदू धर्म दर्शन के क्षेत्र में सुधारक माना गया। रामकृष्ण परमहंस और रमन महर्षि जैसे कुछ संतों को छोड़कर जिन्होंने हिंदू धर्म दर्शन को उसके मूल स्वरूप में बनाए रखने और अपने जीवन में आत्मसात करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, अन्यान्य विचारकों ने परंपरागत हिंदू धर्म दर्शन को न्यूनाधिक रूप से संदेह की दृष्टि से ही देखा। ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों ने हिंदू धर्म दर्शन से संबंधित पारंपरिक शास्त्रों और मान्यताओं से इतर हटकर अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर अत्यंत आक्रामक और आत्मविरोधी व्याख्याएं प्रस्तुत करने का जो अभियान प्रारंभ किया, उसकी निरंतरता को जिदु कृष्णमूर्ति, रजनीश, श्री एम, जग्गी वासुदेव, ओम स्वामी, रविशंकर जैसे आध्यात्मिक उपदेशकों और महर्षि फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थाओं तक में आसानी से देखा जा सकता है। ये बहुत साहस की बात है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सत्य की व्याख्या अनेक स्तरों पर तो की जा सकती है, किंतु अनेक और विरोधाभासी प्रकारों से नहीं की जा सकती। ये प्रोफेसर ए.के. शरण का मुख्य आग्रह है। बहुत से संबद्ध और असंबद्ध सार तत्वों को संग्रहित कर आधुनिक मुहावरों और शैलियों में अपने धर्म को प्रस्तुत करने के इस प्रयास के माध्यम से आधुनिक उदारवादी मान्यताओं का प्रभाव भी हिंदू धर्म परंपरा में प्रवेश कर गया। इस कारण हिंदू धर्म परंपरा की आंतरिक एकता खंडित हुई। हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं से हिंदुओं का विश्वास दरकता चला गया और परिणाम स्वरूप उनका धर्म सम्मत आचरण भी स्खलित होता चला गया। हमारी चिति जो है वो अस्त व्यस्त होती चली गई। नव हिंदूवाद के रूप में इस आधुनिक व्याख्या का एक कारण अपने आप को दूसरों के समक्ष अनावश्यक रूप से सहिष्णु प्रदर्शित करना भी था। इस अतिशय और अनावश्यक सहिष्णुता ने हिंदू धर्म की बुनियादी जीवन प्रणाली को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंदू धर्म परंपरा में इस आत्मविरोधी मिश्रण की प्रवृत्ति को प्रोफेसर शरण नीलकंठ सिंड्रोम कहते हैं। वो कहते हैं कि ये बड़ी विचित्र बात है कि हम लोग अपने आप को भगवान शिव बनने का दावा करते हैं कि सारे प्रभाव हम आत्मसात तो कर लेंगे, लेकिन उसको हम अपने गले तक ही रहने देंगे, हमारे चित्त और मानस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी नीलकंठी क्षमता तो केवल भगवान शिव की हो सकती है, लेकिन आधुनिक सामान्य हिंदू इससे ग्रसित हो गया। ये दूसरे चैप्टर का यहाँ तीसरे चैप्टर में जो आधुनिकता की मूलभूत मान्यताएं हैं वो कैसे हमारी इस पुनर्जागरण की परंपरा को प्रभावित करती हैं, उनका विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। मैं समय देख रहा हूं सर। आधुनिकता ने जिन 3, 4, 5 चीज़ों को हमारे बीच में अपने तरीके से प्रस्तुत किया, उसमें आधुनिक विज्ञानवाद है, जो ये मानता है कि जो कुछ प्रत्यक्ष है केवल उसी का संज्ञान लिया जाना चाहिए। ये माना गया, जिसको प्रोफेसर ए.के. शरण अपनी शब्दावली में कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान की एक इस मूलभूत स्थापना है कि वो अनमीडिएटेड यूनिवर्सल नोवेबिलिटी पर ठहरा है। यानी इस जगत और इस जगत के बाहर, जिसे हम लोग परा और अपरा कहते हैं, इसके बीच में किसी प्रकार की किसी एजेंसी की या किसी भी प्रकार के किसी और संदर्भ की आवश्यकता नहीं है।
हम जीवन और जगत के उपक्रम को, इस जीवन और जगत की क्रियाशीलता को केवल अपनी बुद्धि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडिएशन, इसलिए इसको कहा कि अनमीडिएटेड यूनिवर्सल नॉवेबिलिटी, और इस तरीके से हम समूची सृष्टि के कार्य व्यापार को समझ सकते हैं। इस विज्ञान की तीसरी विशेषता इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी है, जो इस बात को तो नहीं मानता कि कोई आरंभ में ही परम स्थापित सत्य है, लेकिन जो इस बात को मानकर चल रहा है कि एक ना एक दिन हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। और इसलिए विज्ञान के शोधों में आपको अनंत संशोधनीयता दिखाई देती है। बार बार वो अपने विचारों में संशोधन करता रहता है। प्रोफेसर सरन कहते हैं कि ये उसकी अपनी एक एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और विशेष रूप से मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आप ये देखते होंगे कि एक दवा के दुष्प्रभाव पर कोई अध्ययन होता है, फिर एक नई दवा आती है, उसका दूसरे प्रकार का दुष्प्रभाव होता है, फिर नई दवा आती है, और इस तरीके से जो इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी का सिद्धांत है ये मॉडर्न साइंस में हमको दिखाई देता है। मॉडर्न साइंस की एक ये भी विशेषता है कि वो एक मेथोडोलॉजिकल एक्सक्लूसिवनेस को मानता है कि यदि आपने आधुनिक विज्ञान की जो प्रणाली है, जिसे रिजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथोडोलॉजी कहते हैं, चीज़ों को पहले टुकड़ों में तोड़िए, फिर उसका विश्लेषण करिए और फिर उसको मिला करके सांगोपांग समझने की चेष्टा कीजिए। यदि आपने इस पद्धति के अतिरिक्त अन्य किसी पद्धति से, आप कहें कि साहब हम तो ये साधना में हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये ज्ञान हमको समाधि में प्राप्त हुआ, आयुर्वेद हमारा ऋषियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जो कॉस्मोलॉजी है, जो जिसको सृष्टि विज्ञान कहते हैं, जो उस दिन क्या बात चल रही थी, नक्षत्र विज्ञान सर, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, हाँ एस्ट्रोलॉजी, ये वस्तुतः को ही हमारी साधना की परंपरा में हमको प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार के सिद्ध और साधना की व्यवस्था नहीं मानी जाएंगी। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में, इकोलॉजी और इकोनॉमी में आधुनिक सभ्यता भेद करती है। उसके पीछे विज्ञान की यही जो दृष्टि है, और उसकी कॉग्निजेंस केवल तभी ली जाएगी जब आप आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से इन चीज़ों को सिद्ध कर सकें। और इसीलिए सभी आजकल के जो आयुर्वेद के मानने वाले लोग भी हैं, बाबा रामदेव भी हैं, वो भी कहते हैं कि हर चीज़ को हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करेंगे। होम्योपैथी वाले भी कहते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करेंगे। वो भी अपनी सारी बात को आधुनिक मेडिकल साइंस के पैरामीटर पर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनकी भी उत्पत्ति और आधुनिक मेडिकल साइंस की जो उत्पत्ति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप कभी इन दो अप्रोचेज को मिला ही नहीं सकते। ये एक प्रॉब्लम है जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं। और पहले भी हम लोग इस बात को कह चुके हैं कि आधुनिक विज्ञान के जो विसंगतियां हैं, उसका जो इंटेंसिव पॉजिटिविज्म है, जो अनमीडिएटेड यूनिवर्सल नॉवेबिलिटी का उसका क्लेम है, जो इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी है, और ये जो मेथोडोलॉजिकल एक्सक्लूसिवनेस है, या ये जो अनन्यतावादी अहंकार है, इसी के कारण जो है वो आधुनिक विज्ञान अपनी सफलता के माध्यम से भी बहुत सारी ऐसी दुर्निवारणीय समस्याएं हमारे सामने पैदा कर दे रहा है, जिसका कोई समाधान ना हमारे पास है ना आधुनिक विज्ञान के पास है। ये एक विसंगति है। अभी इस पर राय सर से चर्चा हो रही थी कि आधुनिक विज्ञान को कम से कम अपनी इन सीमाओं को जानना चाहिए। प्रोफेसर नस्र कहते हैं कि कोई आधुनिक विज्ञान की कोई शाश्वत कमियां हमको नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी अपनी ये शैली की कमियां हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। इस लिमिटेशन के ऊपर उसको विचार करना चाहिए। दूसरा विचार जिसने इस पुनर्जागरण काल को प्रभावित किया वो सेकुलरिज्म का विचार है। और ये जो सेकुलरिज्म का विचार है, ये वस्तुतः आधुनिकता का ही पर्यायवाची विचारकों ने माना है। उनका कहना है कि आधुनिकता के जो मूल सूत्र हैं, मानववाद ह्यूमन सेंट्रिसिज्म, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म, बुद्धिवाद रेशनलिज्म, उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म और प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म, ये सभी जो सेकुलरिज्म है, जिसका सही अर्थ वस्तुतः इहलोकवाद है, दिस वर्ल्डलीनेस है, ये उसी के वस्तुतः एट्रीब्यूट्स हैं, उसी का लक्षण है। और इसको बताने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक में विशेष रूप से अर्नाल्ड टाइनबी की जो किताब है एन हिस्टोरियंस अप्रोच टू रिलीजन, जो ऑक्सफोर्ड से 1956 में प्रकाशित हुई है, उसका सहारा लेते हैं। और सेंट थॉमस कहते हैं कि ये जो आधुनिक विज्ञान का अपनी परंपरा के साथ जो विभाजन हुआ, ये विभाजन हमको सेंट थॉमस एक्विनास के बाद दिखाई देता है। सेंट थॉमस एक्विनास और उनके गुरु अल्बर्ट द ग्रेट पेरिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। माना जाता है कि जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है या जो रेशनलिज्म है, वो अरेबिक सोर्सेज से क्रिश्चियनिटी को प्राप्त हुआ। प्रोफेसर जॉर्ज सेबाइन ने लिखा है कि सबसे पहले चर्च की यह प्रतिक्रिया हुई कि इस प्रकार के जो ग्रीक नॉलेज सिस्टम है उसको वहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन सेंट थॉमस और उनके गुरु अल्बर्ट द ग्रेट की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि उन्होंने इसका विश्लेषण किया और ये कहा कि जो रीजन है, जो हमारे बौद्धिक विज्ञान है, वो बौद्धिक विज्ञान वस्तुतः हमारे आधार पर हैं, उनका कल्मिनेशन हमारे यहाँ दर्शन में होता है, और दर्शन की जो प्रतिपूर्ति होती है वो थियोलॉजी या धर्मशास्त्रीय विश्वास में होता है। इसको टेम्पल ऑफ नॉलेज या सेंट थॉमस एक्विनास का थ्योरी ऑफ स्कॉलास्टिसिज्म या पांडित्यवाद का सिद्धांत कहा गया। सेंट थॉमस तक तो ये समस्या सुलझी रही, लेकिन सेंट थॉमस के बाद से बहुत सारे राजनीतिक कारण थे, जिसमें चर्च और पोप का, चर्च और स्टेट का झगड़ा,
किंग और पोप का झगड़ा ये आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में ही बड़े विभाजन होते हैं, रिफॉर्मेशन वहाँ पर होता है, मार्टिन लूथर किंग आते हैं और फिर उसके बाद से क्रिश्चियनिटी छिन्न भिन्न होती है। वो मानते हैं कि वस्तुतः ये जो डिवीजन की गुंजाइश थी परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच में या सेकुलर दृष्टि के बीच में, ये जो मॉडर्न यूरोपियन जो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा है उसमें अंतर्भूत थी। ये सेंट थॉमस एक्विनास जैसे 13वीं-14वीं शताब्दी के विचारकों तक तो ये ठीक बनी रही, लेकिन उसके बाद फिर वो विलियम ऑकम या उसके बाद फिर वो मार्सिलियो या फिर मैकियावेली और उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट विचारक आते हैं उन्होंने इसमें बिल्कुल दो फाड़ कर दिया और स्टेट और चर्च की जो सत्ता है बिल्कुल अलग अलग हो गई। सेकुलरिज्म जो है वो एक विचारधारा के रूप में या ये कहिए कि एक ऑल प्रिवेलिंग प्रिंसिपल के रूप में यूरोप में स्थापित हो जाता है। वो कहते हैं कि जो ईश्वर, ईसा और चर्च यानी गॉड, क्राइस्ट और चर्च की जो ट्रिनिटी थी उसको इस सेकुलरिज्म ने एक नई ट्रिनिटी यानी जिसे बुद्धि, विज्ञान और प्रगति, जिसे हम लोग रीजन, साइंस और प्रोग्रेस कहते हैं, उससे विस्थापित कर दिया। एक नई प्रकार की ट्रिनिटी डेवलप हो गई। प्रोफेसर सरन इसको इस तरीके से रखते हैं कि सेकुलरिज्म इज नॉट एन एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोपॉलिटिक्स और टेक्नोक्रेसी इन प्लेस ऑफ रिलीजन। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। But more significantly, it represents a resolution of the conflict between science and religion. Just as earlier it represented a resolution of the conflict between the Christendom and nation state, or more generally between religion and state. ये जो कॉन्फ्लिक्ट था उस कॉन्फ्लिक्ट को इसने एक तरीके से रिजॉल्व कर दिया। ये सेकुलरिज्म का जो मुख्य लक्षण है या उसका जो मुख्य परिणाम ये है। Within a traditional system, the man-God relationship implicitly functions as a common paradigm for all the spheres of human life. ये जो man-God relationship है वो हर ट्रेडिशन में होगी। Man nature and man-man relationships, ये जो दो रिलेशनशिप के और इस तरह हैं, and the commanding centrality of the Vita Contemplativa constantly bridges the gap between the individual and the social levels. It is only in the modern society these spheres, man nature and man-man, और इकोनॉमिक टेक्निक एंड पॉलिटिकल सोशल जिसको वो कहते हैं, आर सेपरेटेड एंड टेंड टू बिकम ऑटोनॉमस। सिंस द सेंट्रल रिलेशनशिप ऑफ मैन टू गॉड इज इन इफेक्ट रिजेक्टेड, द ऑर्डरिंग ऑफ द इकोनॉमिक टेक्निक और पॉलिटिकल सोशल प्रेजेंट्स ऑलमोस्ट इनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न मैन। ये सेकुलरिज्म का जो उन्होंने बौद्धिक परिणाम बताया ऐसे है। इसी तरीके से हिस्टोरिसिज्म जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हिस्टोरिसिज्म के हिस्ट्री के जो पारंपरिक विचारक हैं जिसमें हम लोग एरिक वोगलिन का नाम ले सकते हैं, उसकी ऑर्डर इन हिस्ट्री नाम की 5 वॉल्यूम में किताब ही है। वो कहता है कि इतिहास के 2 आयाम होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और एक पर्सपेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव आयाम का पर्सपेक्टिव आयाम के साथ, विवरणात्मक आयाम का अनुमोदनात्मक आयाम के साथ जितना नज़दीकी संबंध होगा इतिहास में उतना ही आपको ऑर्डर और व्यवस्था दिखाई देगी। इसलिए आज हम लोग ये जो बहुत सारे मूल्य बहुत सारे महापुरुषों के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, राणा प्रताप की जीवनी मनाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी मनाते हैं, राज्य सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि किस किस दिन को किस किस की जीवनी मनानी है, और शिक्षण संस्थाओं को बाध्य कर रखा है कि आप इनको मनाएंगे और आप इनकी रिपोर्टिंग को अपलोड करेंगे किसी स्पेसिफिक पोर्टल पर। इन सारे प्रयत्नों के बावजूद भी तमाम कथा वार्ता के प्रकल्प चल रहे हैं, तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन महापुरुषों के माध्यम से अगर हम इतिहास बोध को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसलिए सफल नहीं हो रहा है क्योंकि जो मूल्य इन महापुरुषों के जीवन के माध्यम से प्रतिध्वनित होते हैं उन मूल्यों के बारे में ही हमारे मन में किसी प्रकार का आग्रह नहीं। जिस प्रकार की सभ्यता के हम शिकार हो चुके हैं उसमें त्याग का, बलिदान का, सेवा का, समर्पण का, मातृपितृ भक्ति का, देवार्चन का क्या स्थान बन सकता है। इसलिए इन सारे कार्यों को करने वाले जो अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष हैं उनकी शिक्षा देने से भी सभ्यता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि जब तक आधुनिकता की इन विसंगतियों की आंतरिक समीक्षा हम लोग नहीं कर लेते, जब तक इनके हम इनर कॉन्ट्राडिक्शन को हम नहीं एड्रेस कर लेते, तब तक इनके तिमिर का नाश नहीं हो सकता और तब तक किसी पारंपरिक इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे किसी चीज़ का कोई संज्ञान या उसका कोई विस्तार या कोई प्रभाव नहीं बन सकता। इसलिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण है जिसको हमने इस अध्याय में लाने की कोशिश की है। इसी तरीके से आइडियोलॉजीज, हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे विचार परिवार के हैं, मार्क्सवादी अपने विचार परिवार के कहते हैं, संघ के लोग अपने विचार परिवार के कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, थोड़ा सा इधर मिडिल भी, उसमें लिबरल भी शामिल हो गया, उसमें दलित पर्सपेक्टिव भी शामिल हो गया, उसमें फेमिनिज्म भी शामिल हो गया, उसमें नियो कॉलोनियलिज्म भी शामिल हो गया, उसमें मल्टीकल्चरलिज्म भी शामिल हो गया, उसमें फेमिनिज्म भी शामिल हो गया। ये जितनी विचारधाराएं हम लोग पढ़ते हैं
ओस्वाल्ड स्पेंगर लिखते हैं डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में कि ये सभी कुछ वस्तुतः यूरोप की डिसेंटरिंग के माध्यम से अपनी सभ्यता के केंद्र से विमुख होने के कारण इन आइडियोलॉजीज का जन्म हुआ है। और ये सभी वस्तुतः मनुष्य और मनुष्य के समाज के बीच के जो संबंध हैं उनकी या तो विकृत या आधी अधूरी या भ्रमित समझ को जन्म देती हैं। दुर्भाग्य से ये सारी आइडियोलॉजीज हमारे विद्या विमर्श को विश्वविद्यालय के स्तर पर आच्छादित किए हुए हैं। और साइंस, सेकुलरिज्म, हिस्टोरिसिज्म और आइडियोलॉजीज के बाद यूनिवर्सलिज्म, हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है। हमारे विचारों का वैश्विक महत्व है लेकिन उनका अपना एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। हमको इस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना चाहिए कि उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट का हम कितना वैश्वीकरण कर रहे हैं। कभी विश्वगुरु के नाम पर, कभी वर्ल्ड पावर के नाम पर, कभी योग, आयुर्वेद, गीता और शास्त्रीय संगीत के नाम पर जिस तरीके से हम लोग अपनी इन चीज़ों को वैश्विक बनाने को लेकर के आत्ममुग्ध हो रहे हैं, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दुनिया की हर परंपरा में अपने लोगों के लिए जो सिद्धांतों के प्रतिपादक और प्रवर्तक आचार्य हैं वो पैदा हुए हैं और उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक्सप्लोर करने के लिए परवर्ती आचार्य हुए हैं। वो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन में आपके हेराक्लाइटस, पार्मेनाइडिस, सोक्रेटिस, प्लेटो इत्यादि हो सकते हैं। रोम की परंपरा में वो सिसरो, बोथियस हो सकते हैं, प्लॉटिनस हो सकते हैं। मिडिवल यूरोप की ट्रेडिशन में वो मिस्टर एकहार्ट हो सकते हैं, वो एडमंड बर्क हो सकते हैं, वो बाद में चल करके रोजर स्क्रूटन हो सकते हैं, विलियम ब्लैक हो सकते हैं, जी के चेस्टरटन हो सकते हैं। हमारे यहाँ भी एक परंपरा है। अरबिक ट्रेडिशन में वो आपके अलगजाली हो सकते हैं, अलफराबी हो सकते हैं, वो आपके सैयद हुसैन नस्र हो सकते हैं, फ्रिज श्वान हो सकते हैं। चीन में वो आपके लाओ त्से और कन्फ्यूशियस हो सकते हैं। इनकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसलिए अनावश्यक रूप से ये जो विश्वगुरु का जो एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, हम लोग इसको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इस समय दुनिया के तमाम सभ्यताओं के बीच में एक पारस्परिक संवाद की आवश्यकता है और इस तरीके के कोई हेजेमोनिक कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा करके हम लोग दुनिया के साथ कोई संवाद नहीं कर सकते। दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं और उनसे भी बहुत सीखने की आवश्यकता है और उनको भी हमसे बहुत सीखने की आवश्यकता है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वर्ल्ड पावर, विश्व शक्ति बनना, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वर्च्यू, ये तो आधुनिक सिद्धांत है जहां हम लोग नॉलेज को पावर कहते हैं। ग्रीक्स ने नॉलेज को वर्च्यू कहा है। सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है। और इसीलिए कहा गया है कि टू नो इज टू बी, जानने का मतलब ऐसा होना है। अगर सम्यक ज्ञान है तो हमारा सम्यक स्वरूप, हमारा सम्यक चरित्र, हमारी संस्थाएं वो सब उसी प्रकार की होनी चाहिए। तो इसको भी जब हम ये वर्ल्ड पावर बनने की उम्मीद पाले हुए हैं कि 2047 तक हम पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस पूरे पर्सपेक्टिव पर बहुत गंभीरतापूर्वक और बहुत निर्ममतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इन राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी चल रही है और इसकी वजह से पूरी दुनिया इस समय अकारण युद्ध में ग्रसित है, आप कोई कॉन्क्रीट कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया? आप कोई कॉन्क्रीट कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में झगड़ा चल रहा है? आप कोई कॉन्क्रीट कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से इराक को अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया? निरर्थक, केवल अपनी इकोनॉमी और अपने वेपन इंडस्ट्री को बल प्रदान करने के लिए, केवल अपनी चौधराहट दिखाने के लिए। और जिस तरीके के राजनेताओं के हाथ में इस समय दुनिया आ गई है और वो जिस तरीके के वक्तव्य देते रहते हैं, हमको समझ लेना चाहिए कि दुनिया इस समय कितने लापरवाह नायकों के हाथ में है। ये बहुत महत्व का प्रश्न है। हमको अपने राजनेताओं से पूछा जाना चाहिए कि अगर आप भी इस दिशा में चल रहे हैं तो आप ये बताइए कि कैसे हमारी सभ्यता जो है पर्यावरण के विघटन को नहीं जन्म देगी, कैसे हमारी सभ्यता जो है वो समाज के आत्म विभाजन को जन्म नहीं देगी, कैसे हमारी सभ्यता जो है वो इस प्रकार के हिंसक वातावरण को जन्म नहीं देगी। आपको इसका विशिष्ट परिप्रेक्ष्य हमको बताना पड़ेगा। ये सवाल इंटेलेक्चुअल्स को पूछना चाहिए। और उसी तरीके से जिन चीज़ों की हमने आपको चर्चा की, गीता, योग इत्यादि, उनकी अपनी तासीर है। उनका अगर हम लोग ज़्यादा वैश्वीकरण करेंगे तो उनको केवल हम बाजार की वस्तु बना रहे हैं। सभा में कहा नहीं जा सकता कि यूरोप में आयुर्वेद का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है, योग के नाम पर क्या धंधे चल रहे हैं, गीता के कितने इंटरप्रिटेशन मिस इंटरप्रिटेशन हो रहे हैं। हमको अपने महाविद्यालयों, अपने विश्वविद्यालयों में गीता पढ़ने और पढ़ाने की रुचि नहीं है, लेकिन अगर कोई सैन फ्रांसिस्को या वर्जीनिया में अगर कोई गीता पर कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसको बड़े संज्ञान में लेते हैं। और यही हाल हमने आयुर्वेद का कर रखा है। तो ये यूनिवर्सलिज्म, आइडियोलॉजीज, हिस्टोरिसिज्म, मॉडर्न साइंटिसिज्म, इनकी आंतरिक अपनी संगतियां विसंगतियां क्या हैं, इनको भी हमको समझने की आवश्यकता है। उत्तर और आधुनिक उत्तरवाद की विशेषताओं के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, बस समाप्त है। प्रोफेसर सरन लिखते हैं कि कॉन्ट्ररी टू द ट्रेडिशन, मॉडर्निटी इज बेस्ड ऑन इनडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी एजिस्ट एपिस्टेमोलॉजी, अर्जेस फॉर ए मास्टरलेस मैन and the basic postulate of which is unmediated universal knowability.
regimentizes the possibility of common discourse through the meta-narratives of a dead end. On the other hand, postmodernity deconstructs all meta-narratives of the modernity and tries to create a space for alternative discourse. But simultaneously, it is so thin, fluid, and airy that the possibility of shaping a ground for the purposive discourse is looking absolutely impossible. It is simply an attempt of substituting unicontextuality by multi-contextuality, all unintelligible and meaningless. By destroying traditional social habits of the people, by dissolving their natural collective consciousness into individual constituents, by licensing the opinion of the most foolish, by substituting instruction for education, by encouraging cleverness rather than wisdom, the upstart rather than qualified, by fostering a notion of getting on to which the alternative is a hopeless apathy, liberalism can prepare the way for that which is its own negation, the artificial, mechanized, or brutalized control, which is a desperate remedy for its chaos. T.S. Eliot. Perhaps at no other time men have been so knowing and yet so unaware, so burdened with the purposes and so purposeless, so disillusioned and so completely the victim of illusion. This strange contradiction pervades our entire modern culture, our science and our philosophy, our literature and our art. ये स्थिति है जिसमें हम हैं. इससे बाहर निकलने का आनंद कुमार स्वामी के माध्यम से क्या मार्ग है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे. हमने पहले भी उनके बारे में विस्तार से बताया हुआ है. केवल 3-4 मिनट में जो नए स्कॉलर्स हैं उनको आनंद कुमार स्वामी की सिग्निफिकेंस बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा. आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में 22 अगस्त को हुआ, आने वाला है. उनके पिता एक सिंघली थे, श्रीलंकन थे. उनकी माता केंट, इंग्लैंड की थी. 2 वर्ष के भी आनंद कुमार स्वामी नहीं थे तो उनके पिता का देहांत हो गया. उनकी माता उनको लेकर के इंग्लैंड चली गई. उनकी शिक्षा वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ वाइक्लिफ कॉलेज से हुई. जियोलॉजी और बॉटनी उनके विषय थे. 26 वर्ष की उम्र में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका आते हैं और वहाँ के मिनरोलॉजिकल सर्वे के वो डायरेक्टर बनाए जाते हैं. उस कार्य के दौरान जो खुदाइयाँ हुई और जो उनको तमाम जियोलॉजिकल मटेरियल मिले, उसकी उन्होंने बहुत ही शार्प, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन किया है, जो उनकी शुरुआती किताबों में मिल जाता है. उससे पता चलता है कि उनका माइंड कितना प्रिसाइज और कितना शार्प था. इस बात को वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी इंगित किया है. लेकिन उनकी रुचि उस समय दूसरी तरफ चली जाती है जब खुदाई में उनको बहुत सारी कलाकृतियाँ मिलती हैं और उन कलाकृतियों के भीतर जो जीवन रचना है उसके विधान को समझने की चेष्टा करते हैं. 2 बार वो 1910 और 11 के आसपास भारतवर्ष की यात्रा करते हैं. वो टैगोर फैमिली के गेस्ट भी रहते हैं. वो चाहते हैं कि उनकी जो बहुत सारी कलेक्टेड जो उनके कलाकृतियाँ हैं उनके आधार पर बनारस जैसी जगह पर कोई कला भवन जैसी संस्था बने. आप जानते हैं कि वो 10, 12, 15 का जो समय था वो बहुत ही उथल पुथल का समय था हमारे यहाँ. उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई. एक अंग्रेज मित्र उनको मिला और अपनी सारी कलाकृतियाँ लेकर के बोस्टन चले गए. बोस्टन के नेशनल म्यूजियम में उन्होंने इंडियन और ईरानी कला की एक वीथिका तैयार की. उसमें उन सारी कलाकृतियों को सहेजा, रखा, उनको क्लासीफाई किया, उनकी कैटलॉगिंग की, उन पर कमेंट्री की और उन पर उन्होंने भाषण दिए. और 70 साल की उम्र में 1947 में उनका उस समय देहांत हो गया, जब वो भारत में आकर के हिमालय में एक सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताना चाहते थे. पंडित नेहरू ने उनके लिए व्यवस्था भी कर दी थी, लेकिन 47 में ही 70 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया. जीवन भर वो उसी जो बोस्टन की कला वीथिका है उसके वो क्यूरेटर बने रहे. आनंद कुमार स्वामी को अपने समय में विलियम ब्लैक, जॉन रस्किन, विलियम मॉरिस, थॉमस कार्लाइल और चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नोल्ड, ये सब लोग जो उद्योगवाद के विरुद्ध एक आंदोलन चलाए हुए थे, इनका सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ. 1 दर्जन से अधिक क्लासिकल लैंग्वेजेस के वो जानकार थे जिनको गिनाने की आवश्यकता नहीं है. उनकी रेंज बहुत व्यापक है. वो प्लेटो, प्लोटिनस, हेराक्लाइटस, पार्मेनाइडिस से लेकर के एकहार्ट और विलियम ब्लैक तक, और इधर आपके सारा जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, सारी जो अरेबिक ट्रेडिशन है, सारी चाइनीज ट्रेडिशन है, उनके जो स्थापित ग्रंथ और ग्रंथकार हैं उनसे वो अपने उदाहरण देते हैं. सर ने जैसे खुद ही कहा कि उनका एक सेंटेंस एक वाक्य में पूरा होता है और एक सेंटेंस में उनके 10-10 रेफरेंस होते हैं. ओरिजिनल सोर्सेज से उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की. सबसे मतलब की बात यह है कि आनंद कुमार स्वामी की जो 3 प्रकार की रचनाएं हैं, कलाशास्त्री, तत्वशास्त्री और समाजार्थिक विषयों पर, उनके बीच में आपको एक इंटीग्रिटी दिखाई देगी, एक तात्विक एकता दिखाई देगी. वो चाहे उनकी किताब एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म हो, चाहे उनकी किताब ईस्ट एंड वेस्ट हो, चाहे स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर हो, या उनकी समाजार्थिक विषयों पर लिखी किताबें, आर्ट एंड स्वदेशी हो, ओरिएंटल एंड इंडियन फिलोसफी ऑफ आर्ट हो, इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट हो, यक्ष हो, विश्वकर्मा हो,
या ट्रांसलेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट हो, इन सभी में आपको एक ही प्रकार की दृष्टि दिखाई देगी। और इसी तरीके से उनकी जो तत्वशास्त्रीय रचनाएं हैं, चाहे वो टाइम एंड एटर्निटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म हो, उसमें भी आपको एक रूपता दिखाई देगी। तो कहीं भी वैचारिक रूप से खंडित उनकी रचनाएं और विचार नहीं है। ये आनंद कुमार स्वामी की विशेषता है। इसलिए मैंने आनंद कुमार स्वामी को न केवल भारतीय परंपरा की चिति को समझने के लिए, बल्कि जेन्युइन सेंस में जितनी परंपराएं हैं उन परंपरा के बीच में जो इंटरकनेक्शन हो सकता है, क्योंकि कुमार स्वामी ये मानते हैं कि एक स्पेसिफिक डिनोमिनेटर पर पहुंचने के बाद जितनी भी सभ्यताएं हैं वो एक ही प्रकार की स्पिरिचुअल लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं। इसलिए इस तरीके से दो परंपराओं के बीच में संवाद हो सकता है। ये जो मिला जुला और ये जो जिसको हम लोग आजकल वो गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, ये हम लोग काम चलाऊ तरीके से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दो प्रकार की जो स्थापित और क्लासिकल ट्रेडिशंस हैं, उनके शब्दों में कुमार स्वामी कहते हैं कि उनका कोई सिनोनिम नहीं मिल सकता, उनकी केवल नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग आप देख सकते हैं। और इसीलिए जो प्लेटो का जस्टिस है, जिसको हम लोग न्याय कहते हैं, उसको कहते हैं कि उसके नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग सर स्वधर्म है, जिसमें वो जस्टिस के सिद्धांत को कहता है। परफॉर्मिंग वंस ऑन ड्यूटी अकॉर्डिंग टू वंस ऑन वर्च्यू इज जस्टिस। ये हमारे यहाँ जो स्वधर्म का सिद्धांत है। तो कुमार स्वामी इतनी सेटल लेवल पर, इतनी गहराई के स्तर पर, इतनी तीक्ष्ण प्रज्ञा के साथ, इतने विस्तार के साथ, इतनी सावधानी के साथ, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, बहुत अच्छे जियोलॉजिस्ट भी हैं। उन्होंने एक दो छोटी मोटी फिल्में भी बनाई। वो बहुत अच्छे कैटलॉगर भी रहे। उन्होंने प्रकाशक का भी काम किया। वो अपने ज़माने में वाइक्लिफ कॉलेज में फुटबॉल के कैप्टन भी रहे, एक बहुत अच्छे विद्यार्थी भी रहे, बहुत अच्छे ऑडिटर भी रहे। तो बहुत सारी विभूतियाँ, बहुत सारे ऐसे गुण आपको आनंद कुमार स्वामी के चरित्र में दिखाई दे जाएंगे। जिस विचार को वो बिलोंग करते हैं उसको पेरेनियल फिलॉसफी कहा जाता है। और हर विचारक का एक अपना एकेडमिक क्लाइमेट होता है। उनके एकेडमिक क्लाइमेट में भी ऐसे बहुत सारे विचारक हैं, जिसमें हम लोग पहले नाम ले चुके हैं नए लोगों के लिए। उसमें फ्रांसीसी विचारक रेने गेनो हैं, जिनकी किताब इंट्रोडक्शन टू द आइडिया ऑफ हिंदू डॉक्ट्रिन को हमको देखना चाहिए, क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न माइंड को देखना चाहिए, ईस्ट एंड वेस्ट को देखना चाहिए। उसमें फ्रिट्जोफ श्वान हैं, जिनकी किताब अंडरस्टैंडिंग इस्लाम को हमको देखना चाहिए, ट्रांसेंडेंट यूनिटी ऑफ रिलीजन्स को देखना चाहिए, सोर्ड ऑफ नॉसिस को देखना चाहिए, स्टेशंस ऑफ विजडम को देखना चाहिए, और लैंग्वेज ऑफ सेल्फ को देखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों में ये पश्चिमी विचारक भी भारतीय चित्त की गवेषणा करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें सैयद हुसैन नस्र एकमात्र जीवित विचारक हैं जिनकी किताब हम मैन एंड नेचर या रिलीजन एंड द ऑर्डर ऑफ नेचर को देख सकते हैं। इसमें सिमोन वील हैं, फ्रांस की विचारक थी, जिनकी किताब नीड फॉर द रूट्स या ग्रेविटी एंड ग्रेस या वेटिंग अनटू गॉड को हम देख सकते हैं। इसमें मार्को पेलिस हैं, जिनकी किताब पीक्स एंड लामाज और द वे एंड द माउंटेन अ बुद्धिस्ट स्पेक्ट्रम, इन किताबों को सर हम लोग देख सकते हैं। और इसमें मार्टिन लिंक्स, विटाल पेरी और केनेथ होल्डमिडो जैसे और भी बहुत सारे विचारक हैं जो इस पेरेनियल स्कूल में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये हमारा चौथा चैप्टर होगा, जिसका एक संकेत मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। पहले अध्याय में चिति क्या है, उसके स्वरूप क्या है, पुनर्जागरण काल में जो विभिन्न आंदोलन या महापुरुष आए, उन्होंने चिति को लेकर के किस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए, उसमें क्या संगतियां विसंगतियां हैं। पुनर्जागरण काल के उनके इन विचारों को शेप देने में आधुनिकता की किन किन मान्यताओं की भूमिका रही, साइंटिज्म की, सेकुलरिज्म की, यूनिवर्सलिज्म की, हिस्टोरिसिज्म की, आइडियोलॉजीज की, उनको मैंने सामने रखने की कोशिश की। और इस पूरे वैचारिक परिवेश के बीच में अब आनंद कुमार स्वामी का आगमन होता है चौथे अध्याय में। तो चौथा अध्याय और उसके बाद आनंद कुमार स्वामी की कला दृष्टि, उनकी तात्विक दृष्टि, उनकी समाजार्थिक राजनीतिक दृष्टि और उनका जो भी महत्व या समालोचना है, ये हम लोग फिर अगले साल के काम में लेंगे। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इतने उबाऊ विषय को सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभारी हूँ। अध्यक्ष जी ने किसी प्रकार की टोका टाकी नहीं की, इसका मैंने इनसे पहले ही समझौता कर लिया था। इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूँ। इतने बड़े नेशनल फेलो हमारे बीच में मोहंती सर और सिन्हा सर बैठे हुए हैं, तमाम वरिष्ठ फेलो हैं, संस्थान के कर्मचारी हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। फेलोज हैं, एसोसिएट्स हैं, जिन्होंने इस विषय को बहुत ध्यान के साथ सुना, मेरा मान रखा। और मैंने माता जी की चरण वंदना से अपनी बात को शुरू किया था। मैं अपनी पत्नी का भी धन्यवाद दे दूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति में मुझे बोलने के लिए अभयदान प्रदान किया, इसलिए उनका भी धन्यवाद। साधुवाद। मैं सेवक समेत सुत नारी।